हेलो गाइस, मैं आप सभी के लिए लाया एक न्यू एनिमी एपिसोड जो इस सीज़न का 7 एपिसोड है और इतना इंटरेस्टिंग है। आप सभी इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर यानी यागिरी के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी यागिरी एक कॉरिडोर से होता हुआ गुजर रहा था जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। हम देखते हैं कि एक वुमेन असाको को पकड़े हुए है और उसके सर पर बंदूक रखे हुए है। वो यागिरी से कहती है कि अगर यागिरी आगे बढ़ा तो वो गोली चला देगी। असाको डर रही थी, इस वजह से वो यागिरी को रुक जाने को कहती है, पर अचानक से तभी वहाँ पर एक वेव फैलती है जो कि वेव के कारण वो वुमेन अचानक से वहाँ नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। वहाँ पर असाको को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन इसके बाद यागिरी असाको के पास आ जाता है। यागिरी को कुछ भी नहीं पता था कि अभी भी क्या चल रहा है। वो बस कहता है कि क्या हम पहुंच गए। असल में वो स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर आए हुए थे, लेकिन उसकी वो फ्रेंड जो कि फ्रेंड अभी तक तो नहीं थी मगर अब वो उसकी फ्रेंड बन चुकी है, उसका नाम तोमोचिका है। वो बताती है कि नहीं, क्या तुम नींद में इतने खो चुके थे कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। वो दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए बताती है कि यहाँ की सिचुएशन देखो, ऐसे में तुम कैसे सोच सकते हो। वहाँ पर बाहर की तरफ देखो, उसे कुछ दिखाई दे रहा था मगर उसे कुछ समझ नहीं आया था। इस वजह से वो खिड़की के पास आकर देखता है। हमें पता चलता है कि बाहर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन मॉन्स्टर है जिसने उन सभी को मारा था। अभी उस बस के अंदर सिर्फ तोमाचिका और यागिरी ही बचे हैं। वैसे अब जब वो मॉन्स्टर फिर से ऊपर की तरफ उड़कर उनके ऊपर हमला करने के लिए आने वाला था तो तोमाचिका यागिरी से चिपकते हुए कहती है कि प्लीज कुछ करो, हमें कुछ करना होगा। एक्टिवेट हो जाती है और उसकी ब्रेन पावर में से एक वेव निकलती है। यागिरी यहाँ पर सिर्फ डाइवर्ट का यूज करती है और सामने वाला वो मॉन्स्टर मारा जाता है। यागिरी कहता है कि अब हम बच चुके हैं और ये देखकर तोमाचिका बहुत ही ज्यादा खुश थी। हम नॉर्मली सिटी को पार करने वाले थे, लेकिन तभी एक टनल पड़ी जिसे पार करते हुए हम इस जगह पर पहुंच गए। अब वो टनल ही गायब हो चुकी है, वरना हम वापस लौट सकते थे। और यहाँ पर आने के बाद अचानक से बस के अंदर एक लड़की एंटर हुई। वो लड़की बता रही थी कि वो ग्रेट सेस की ग्रेट डॉटर है। वो अपना नाम यहाँ पर सियोन बताती है। इसके बाद अब जब वो अचानक से एंटर कर रही थी, इस वजह से वहाँ पर यागिरी क्लास की टीचर खड़े होती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर सियोन कुछ जवाब नहीं देती और तुरंत ही अपनी पावर से टीचर का सर उड़ा देती है, मगर वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसा कि उसने कुछ नहीं किया। अब तभी स्टूडेंट से वो कहती है कि देखो, कोई भी कुछ गलती करने की कोशिश मत करना, वरना मैं पहले ही बता दूं कि मेरा पावर लेवल 5 लाख है। और ये उसके पॉइंट्स थे, ये बहुत ही ज्यादा हैं। इन वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफी करना, लेकिन ये बात बताना थोड़ी जरूरी है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है 1xBet वेबसाइट ने। यह एक ट्रस्टेड बैटिंग वेबसाइट है। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो आप 1xBet पर बहुत सारे पॉपुलर ऑनलाइन गेम्स और लाइव कसिनो खेल सकते हो। साथ ही आप स्पोर्ट्स मैच पर प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। 1xBet का सबसे सही फीचर ये है कि तुम लोग आराम से पैसे को पेटीएम, फोन पे या फिर तुम जो भी चलाते हो उसमें ले सकते हो। और हाँ, इनका सपोर्ट सिस्टम हमारे सब्सक्राइबर बटन जैसा ही है, 24 घंटे एक्टिव। वैसे अगर तुम लोग लकी रहे तो तुम्हें आईफोन या फिर कार वगैरह जैसे कई गिफ्ट भी मिल सकते हैं। तो चलो भाई लोग, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दी है, तुम सब वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। प्लस मेरे प्रोमो कोड को जो कमेंट में है उसे यूज करने से तुम्हें फर्स्ट डिपॉजिट पर तगड़ा बोनस भी मिलेगा। तो चलो मिलके पैसा कमाएं। कि तुम लोगों को अपने सामने एक सिस्टम दिख रहा होगा, तुम उसमें अपने मिशन चेक कर सकते हो। तुम्हें अपनी पावर किसी भी तरह से बढ़ानी है, चाहे तुम कुछ भी करो। अगले महीने होने वाले स्टेज कंपटीशन में तुम्हारी पावर चेक की जाएगी। अब ये सुनकर सभी शॉक थे। यहाँ पर तोमाचिका देखती है कि उसके सामने तो कोई सिस्टम नहीं है, मगर बाकी स्टूडेंट से भी जब वो पूछती है तो वो बताते हैं कि हाँ, उन्हें एक सिस्टम दिख रहा है। सियोन कहती है कि देखो, तुम में से कुछ के पास पावर नहीं आई होगी, मैं तुम्हें मारने तो नहीं वाली, मगर अभी तुम्हारी ताकत खुद पर है। यहाँ पर तोमाचिका अपने साथी स्टूडेंट से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में सिस्टम दिख पा रहा है। तो वो कहती है कि हाँ, ये एक स्टेटस टाइप का है। यहाँ पर मिशन बाहर है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें आगे क्या क्या मिशन मिल रहे हैं। तो उनका जो पहला मिशन था वो उन्हें एक खतरनाक ड्रैगन से बचना था, लेकिन तोमाचिका कहती है कि अरे, ड्रैगन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मगर ऐसा नहीं था, वो दूसरी दुनिया में है। मगर वो ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पहले से ही स्टेटस बार में लिखा ये आ गया था कि उन्हें सिर्फ उससे बचना है, क्योंकि अभी उनकी पावर उन्हें इतनी अच्छे से नहीं पता कि वो उसे ड्रैगन को हरा पाएंगे कि नहीं। उनके बीच में एक स्टूडेंट
जिसका नाम सेम है वो खड़ा हो जाता है और लीडर की तरह एक्ट करता है। वो वहाँ पर कह रहा था कि हम अकेले किसी भी तरह से सरवाइव नहीं कर सकते, हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। और इसके लिए उसने एक कागज दिया था जिसमें सभी को अपना नाम और उनकी पावर लिखनी थी, क्योंकि वो पावर सिर्फ उन्हें ही अपने स्टेटस में दिखती है। सभी लोग अपनी पावर के बारे में लिख देते हैं। जिसके बाद सेम कहता है कि ठीक है, तो हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि हम उस ड्रैगन को अभी नहीं हरा पाएंगे, हमें बस यहाँ से निकलना है। वैसे सिल्वर को पता चलता है कि टोटल 4 लोग हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। अब जब वो वहाँ से जा रहे थे तो 4 लोग भी कोशिश करते हैं कि उस बस से निकलकर उनके साथ जाएं। तभी सेम उन्हें रोक देता है और वो कहता है कि तुम लोग अगर हमारे साथ आए तो तुम हम पर बर्डन बन सकते हो और वैसे भी तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, इस वजह से तुम्हें यही रहना चाहिए और उस ड्रैगन को रोकना चाहिए। वैसे यागिरी अभी सो रहा था, इस वजह से तोमाचिका उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन यागिरी उठ नहीं रहा था। एक दूसरी लड़की जिसके पास पावर है वो कहती है कि तुम इसे उठा क्यों रही हो, तुम्हें तो चलना चाहिए। पर तोमाचिका कहती है कि नहीं, ये सो रहा है, उसे पता भी नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसी समय वहाँ पर सेम आया था। एक लड़की वहाँ पर आती है जिसके पास पावर थी, वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सेम कहता है कि बिल्कुल। वो पहले तो सीटों को सामने की तरफ से देखता है जिससे कि यहाँ बाकी 4 स्टूडेंट वहाँ से ना निकल सकें। और इसके बाद अब वो जो दूसरी लड़की थी जो अभी वहाँ पर आई थी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। उसके पास चार्म इफेक्ट की पावर है। वैसे इस पावर की वजह से वहाँ पर उन 4 स्टूडेंट में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। पर फिर सैम बताता है कि ये पावर अलग तरह से काम करती है, ये स्पेशली उन मॉन्स्टर के लिए बनाई गई है। ये पावर जिस पर भी यूज की जाएगी वो मॉन्स्टर उसे सेंस कर सकता है। इस वजह से इन्होंने इन 4 पर ये पावर यूज की। अब ये यहाँ से आराम से निकल जाएंगे और वो मॉन्स्टर इन्हीं को मारते रहेंगे जब तक ये मर नहीं जाते। अब वो लोग तो वहाँ से जब वो देखते हैं कि यागिरी और तोमाचिका बचे हुए हैं और उन्होंने उस बड़े से ड्रैगन को खत्म कर दिया तो वो शॉक थे। मगर वो पूछते हैं तो यहाँ पर उन्हें पता था कि इन दोनों के पास कोई पावर नहीं है, इस वजह से वो इन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो तीनों बस ये कहते हैं कि तोमाचिका उनकी टीम को ज्वाइन कर सकती है, वो यागिरी को ज्वाइन करने को नहीं कह रहे थे। यहाँ पर उनके बीच में जो लड़का खड़ा था वो उन तीनों की टीम का फाइटर था, मतलब उसके पास फाइटिंग पावर्स हैं। वो जैसे ही अपने फायर पावर का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और एक माउंटेन ब्लास्ट कर जाता है। इस वजह से उसे फाइटिंग की पोजीशन दी गई थी और एक को हिलर की दूसरे की पावर अभी हमें नहीं बताई जाती। अब वो तोमाचिका को कह रहे थे कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, इससे तुम सरवाइव कर पाओगी। लेकिन तोमाचिका जानती थी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असल में वो एक लड़की है, इस वजह से उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को कह रहे हैं। पर वो यहाँ पर यागिरी को भी धोखा नहीं दे सकती थी। साथ ही साथ वो जानती थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे अब वो जो उनका फाइटिंग प्लेयर था, मतलब जो उनका लीडर था, वो आगे बढ़कर यहाँ तोमाचिका को अपनी तरफ अपनी टीम में लेना चाह रहा था। लेकिन इतने में ही यागिरी अपनी फिंगर को आगे करता है और उसे डाई कह देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर मारा जाता है। ये देखकर अब बाकी वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक थे। यागिरी कहता है कि तुम दोनों हिलना मत वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी वो जो दूसरा लड़का है जिसकी पावर का भी हमें नहीं पता, वो वहाँ पर झुककर अपने दोस्त को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन यागिरी उसे भी डाई कहकर मार देता है। अब वो आखिरी बचा हुआ था तीसरा हीलिंग पावर्स वाला लड़का। वो शौक था, वो कह रहा था कि ये तुमने यहाँ क्या किया, मगर वो अभी तक माना नहीं था कि ये दोनों मरे हैं, इसलिए वो उनको अपनी पावर से चेक करता है। साथ ही साथ हीलिंग पावर से उन्हें हील करने की कोशिश भी कर रहा था, पर वो देखता है कि उसकी पावर इन पर काम नहीं कर रही। उसे पता चलता है कि ये दोनों सच में मारे जा चुके हैं। वो यागिरी से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, तो यागिरी कहता है कि कुछ नहीं, बस मैंने इन्हें मरने को कहा था और ये मर गए। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि यागिरी ने इसी की मदद से उस ड्रैगन को मारा था। यहाँ पर तोमाचिका तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी ये देखकर। अब वो तीसरा लड़का कुछ भी नहीं कह सकता था, उसे यागिरी के सामने हार माननी पड़ती है। वैसे फिर वो यागिरी के पास आ रहा था, यह कहता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन यागिरी जानता था कि वो बस यहाँ अटैक करेगा, इस वजह से यागिरी उसे पहले ही दूर कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी पावर से जान सकता है कि कौन उसके ऊपर हमला करने वाला है और उसे ये कहने की जरूरत नहीं कि सामने वाला खत्म हो जाए, बल्कि वो अपने मन में भी अगर डाई वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो सामने वाला मारा जाएगा। ये देखकर वो तीसरा लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था। वैसे यागिरी उससे ये भी पूछता है कि हम तीनों एक दूसरे की पावर को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी तुम यहाँ पर आए हो, फिर इसका क्या राज है कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। इस चीज पर वो लड़का कहता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, ये हमारी दूसरी बार है जो हम यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर मिशन को पूरा कर वापस भी लौट सकते हैं और फिर हमें यहाँ पर समन किया जा सकता है। ये सुनकर यागिरी तोमाचिका से पूछता है कि क्या इन्होंने कभी क्लास मिस करी थी, क्योंकि यहाँ पर आकर जब ये पावर को समझे होंगे तो इन्हें तो कई दिन बीत गए होंगे, कुछ घंटे ही बीतेंगे, जबकि हमें यहाँ पर कई हफ्ते महीने बीत जाएंगे। वैसे अब यागिरी
यागिरी उसे तीसरे लाश छोड़ दिया था। तोमाचिका पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस चीज पर यागिरी कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि वो हमें धोखा दे सकता है और हमारा ध्यान ना हुआ तब वो हमें सीरियस इंजरी भी पहुंचा सकता है। इस वजह से ऐसा करना भी सही था। तो मैं प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन प्लॉट को देखते हुए मैंने अपना डिसीजन बदल लिया। अपने प्लॉट से आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। ये सुनकर यहाँ पर तोमाचिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि सारे लड़के तुम एक जैसे ही होते हो। अब यहाँ से सीन चेंज होकर सियोन के पास आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब एक लड़का वहाँ पर आकर रिपोर्ट बता रहा था कि फर्स्ट मिशन के कंप्लीट होने के बाद क्या क्या हुआ और कौन कौन वहाँ मारा गया। वो कहता है कि मिशन तो बहुत ही जल्दी पार हो गया, उन्हें उम्मीद नहीं थी और वो ड्रैगन भी मारा जा चुका है, लेकिन इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अभी सुनकर सियोन समझ गई थी कि वो 4 वही हैं जिनके पास कोई पावर नहीं थी। किसी के पास इंस्टेंट डेथ मैजिक पावर है, लेकिन ये सुनकर सियोन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो पावर हजारों साल से अभी किसी को नहीं मिली। अब इसके बाद सीन चेंज होकर वापस से यागिरी और तोमाचिका के पास आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी शाम हो चुकी थी और चलते चलते वो लोग वापस से एक सिटी में पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ के जो गार्ड्स थे वो उन्हें बाहर ही रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर यागिरी और तोमाचिका को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, पर वो गार्ड ये बात जानते थे कि इन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी। वो कहकर जाते हैं कि रुको, हम हमारे लॉर्ड को बुलाकर लेकर आते हैं। इसके बाद अंदर से वो एक लड़के को लेकर आते हैं जो कि उनका सीनियर है। उसका नाम मासाहिरो है। यहाँ पर आकर वो इन दोनों से कहता है कि तुम शाम को यहाँ पर पहुंचे हो, कहीं तुम उस सेज कैंडिडेट वाले ग्रुप से बिछड़ तो नहीं गए। यहाँ पर उस लड़के की बात यागिरी और तोमाचिका को समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो वो इस बात से शॉक थे कि इसे जापानीज बोलना कैसे आती है, मगर बाद में वो बताते हैं कि हाँ, सच में वो उस ग्रुप से बिछड़ गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो ग्रुप यहीं आ रहा है, इस वजह से वो यहाँ तक आ गए। अब मासाहिरो कहता है कि यहाँ उन टाउन में अंदर जाने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, लेकिन अब तो रात हो चुकी थी मगर अभी तक उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिली थी। तोमाचिका यागिरी से कह रही थी कि इस तरह की इस वर्ल्ड में पहन सकती हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में पहनने के लिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ता। लेकिन अभी अचानक से वो देखती है कि उन्हें कुछ चोर घेर लेते हैं। यहाँ पर यागिरी कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तोमाचिका यागिरी से माफी मांगती है क्योंकि उसने 2-3 बार कहा था कि हमें मयूरू पर भरोसा कर लेना चाहिए। असल में मयूरू ने ही इन सभी चोरों को कहा था कि वो यहाँ पर उनका इंतजार करे, वो सेज कैंडिडेट को यहाँ पर लेकर आएगी। अब यागिरी और तोमाचिका दोनों ही सिचुएशन देखते हुए उन चोरों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। इस चीज पर वो कहते हैं कि हाँ, पैसे तो हमें चाहिए, मगर हमारा मेन टारगेट सेज कैंडिडेट होते हैं। वो यहाँ पर बताते हैं कि सेज कैंडिडेट जब इस वर्ल्ड में आते हैं तो उन्हें पावर दी जाती है और उस पावर से वो लोग सिटी के अंदर तबाही फैलाते हैं और वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। पर जिन लोगों के पास पावर नहीं होती हम उन्हें मार कर बदला लेते हैं, इसलिए उन्हें अभी यागिरी से वो कहती है कि मुझे झूठ मत कहो। पर अब यागिरी अपनी पावर दिखाता है। उन लोगों को चारों तरफ से घेरा गया था, इस वजह से पीछे जितने भी चोर खड़े हुए थे यागिरी उन्हें डायवर्ट का यूज करता है। वो सभी अचानक से नीचे गिरते हैं, इसलिए सामने जितने भी चोर थे और मयूरू ये सभी शॉक हो गए थे। वो कह रहे थे कि ये तुमने कैसे किया। इसके बाद यागिरी सामने खड़े चोरों में भी एक लेपर्ड को मार देता है, वो भी अचानक से नीचे गिर जाता है। ये देखकर मयूरू शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये गिर क्यों रहे हैं। यागिरी कहता है कि हमने तुमसे पहले ही वार्न किया था। वैसे यागिरी ये सोच रहा था कि वो सिर्फ डायवर्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी खत्म कर सकता है, तो क्या असलियत में वो किसी पर्सन की बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है। इसके लिए अब वो कुछ लोगों पर डायवर्ट का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट के लिए कह रहा था, जैसे एक उसके पैर पर कहा था। वैसे कुछ तो उसमें से मर जाते हैं क्योंकि अभी यागिरी परफेक्टली उस बॉडी पार्ट पर पॉइंट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वो बाद में वो एक वहां पर खड़े हुए डॉग की आंखों को देखते हुए और पॉइंट करते हुए सिर्फ उन्हें डाई होने को कहता है, तो वहां पर डॉग की आंखें चली जाती हैं और वो अंधा हो जाता है। ये देख कर मयूरू और भी जो चोरों का लीडर था वो और ज्यादा शॉक हो गए थे और यहाँ पर वो अब यागिरी से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन वो जो चोरों का लीडर था उसके इरादे ठीक नहीं थे, इस वजह से यागिरी उसकी तरफ देखते हुए फिंगर करते हुए उसे भी डायवर्ट का यूज करता है। लेकिन अभी वो मरा नहीं था और उसके बाद मयूरू और वो लीडर वहाँ से भागने लगते हैं।
यागिरी तोमोचिका से कहता है कि ये मरा क्यों नहीं। तोमोचिका कहती है कि मुझे नहीं लगता, शायद तुम्हारा मैजिक थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि जैसे ही अब वो वहाँ से भाग रहा था तो अचानक से वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब यागिरी की मैजिक पावर ने असर किया, लेकिन थोड़ा सा लेट किया, मगर इतने में ही मयूरू वहाँ पर भाग चुकी थी। पर यागिरी का मैजिक उस पर भी काम करता है, और अब जब वो वहाँ से निकलने वाले थे तभी वहाँ पर कुछ नाइट क्यों कहा, वो क्या चाहता है। लेकिन फिर उसे यागिरी की कही हुई बात याद आती है कि वो उसके प्लॉट के पीछे था। अब इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही, तभी अचानक से उसके सामने एक स्प्रिट आ जाती है। अब तोमोचिका उसे देखकर डर गई थी, मगर उसे वो स्प्रिट अपनी बड़ी सिस्टर की तरह दिख रही थी, क्योंकि उसकी शक्ल उस तरह की थी। मगर वो स्प्रिट बताती है कि वो उसकी बड़ी सिस्टर नहीं है, वो दूसरी वर्ल्ड में है, यहाँ पर उसकी सिस्टर नहीं आ सकती। वो कहती है कि असल में वो उसकी प्रोटेक्टर है और वो उसे प्रोटेक्ट करती है। ये चीज सुनकर तोमोचिका को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहती है कि अगर वो उसे प्रोटेक्ट करती है तो वो पहले सामने क्यों नहीं आई, जबकि वो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थे। लेकिन इस चीज पर वो स्प्रिट बताती है कि मैं असल के इंसिडेंट के बाद हुआ हो, वो कल बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। वैसे अब तोमोचिका के यहाँ पर आने के बाद यागिरी उससे कहता है कि अब हम यहाँ पर और नहीं रुकने वाले, तो क्या हम बाकी सभी के पास चलें। यागिरी ने अभी वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी कैलिस्टीना, उससे पूछ लिया था कि वो लोग कहाँ गए हैं। उसने उन्हें लोकेशन बता दी थी। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि उसने इन्हें कई टूल्स भी दिए थे, जैसे कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर टूल, जिसकी मदद से वो बाकी लोगों की भाषा समझ पाएंगे और उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ उसने और भी चीजें दी थी। सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ये थी कि एक चार्जर, जो कि यागिरी उस गेम डिवाइस को चार्ज कर सकता है, जिस वजह से यागिरी बहुत ज्यादा खुश था। वहाँ पर उसने कुछ टिकट भी दे दी थी, जिससे कि वो यहाँ से निकल सकते हैं ट्रेन के थ्रू। यागिरी इस चीज पर खुश होते हुए अपने पास जितनी भी ट्रेजर था वो उसे दे देता है और कहता है कि तुम मना मत करना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ ट्रेन से निकल चुके थे। वैसे तोमोचिका ने यागिरी को अपने एंसेस्ट्रल के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी जो एंसेस्ट्रल है वो उससे बहुत ही ज्यादा डर रही थी। तोमोचिका यागिरी से पूछती है कि क्या यागिरी उसकी एंसेस्ट्रल को देख सकता है। इस पर यागिरी कहता है कि वो तभी से उसे देख पा रहा है जब से तोमोचिका ने उसे उसके बारे में बताया है, उसके पहले उसने उसे नहीं देखा था। तब तोमोचिका इस तरफ यागिरी के पास आ गई थी। वो उसके गेम में देख रही थी, लेकिन तभी अचानक से यागिरी उसे धक्का देते हुए सीट पर नीचे को कर देता है और झुक जाता है। हम देखते हैं कि अचानक से एक ब्लास्ट वहाँ सीधा उनकी तरफ आ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा, ये जो भी था, ट्रेन को ऊपर से डैमेज कर देता है। अगर यागिरी वहाँ पर झुकी नहीं होती तो शायद वो अटैक उन्हें ही लगता। लेकिन अब यहाँ से सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम वहाँ सिटी के बीच में देखते हैं कि कल रात जोरो से लड़ाई के वक्त यागिरी ने उस डॉग की आंखों को ब्लाइंड किया था। वो डॉग अभी यहाँ कहीं सेज के पास आ गया था, जो कि मैजिक से उसकी आंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो हीलिंग पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी की पावर काम नहीं आती। तभी वहाँ पर एक सेज लैन आ जाती है। वो एक वैम्पायर गर्ल है। वो यहाँ पर पहले तो अपनी पावर का यूज कर रही थी, लेकिन उसका जब कोई फायदा नहीं होता तो वो उस डॉग की आंखें निकाल लेती है। वो कहती है कि मैं इस चीज पर रिसर्च करूंगी और अपनी पावर से उसे एक दूसरी आंखें दे दूंगी, मगर वो अभी भी देख नहीं पा रहा था। ये देखकर लैन शॉक थी। अब वो उसे बाइट करती है, जिसकी वजह से उस डॉग के पास वैम्पायर पावर्स भी आ जाती है और ज्यादा एनर्जी भी आ जाती है। उसका ब्लड चेंज होने लगता है। अब वो थोड़ा थोड़ा अलग भी लग रहा था और उसकी पावर भी बढ़ गई थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी आंखें नहीं आई थी। अब तब अचानक से वहाँ वो जिस बिल्डिंग में थे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। एक लड़का जिसका नाम एयरएल है वो वहाँ पर आता है और तुरंत लैन के ऊपर हमला कर देता है और ब्लास्ट के बाद वो पूरी बिल्डिंग ही उड़ चुकी थी, मगर लैन को वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। वो कहती है कि मैं एक सेज हूँ और इस वजह से तुम्हारा कोई भी अटैक मुझे डैमेज नहीं पहुंचा सकता, जबकि बाकी जो वहाँ पर थे वो दूसरी तरफ फिक चुके थे। इसके बाद लैन ये भी कहता है कि अगर सच में तुम मुझे मार देते हो तो मैं तुम्हें थैंक यू कहती, पर तुम ऐसा नहीं कर पाए। और इसके बाद वो एयरएल को उठाते हुए वहाँ से नीचे फेंक देती है। अब लेकिन योगिरी ने उन्हें भी खत्म कर दिया। यहाँ पर तोमोचिका कह रही थी कि तुम्हें अपनी पावर के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि तुम इसका कितना यूज कर सकते हो। लेकिन योगिरी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जितना चाहूँ इस पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जब भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस होती है। इसके बाद अब वो वहाँ सिटी के अंदर आ गए थे। यहाँ पर तोमोचिका के वो एंस्क्रीटल स्पिरिट नोटिस करती है कि आसपास में कई सारे बैरियर्स क्रिएट किए गए हैं, जो कि मैजिक पावर से क्रिएट किए गए हैं। वैसे इसके बाद अब वो उसी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जहाँ पर आने को उनसे कहा गया था। इस बिल्डिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर वो अपनी ही क्लास के एक स्टूडेंट से मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो बाकी ग्रुप के साथ क्यों नहीं है, जिस पर वो लड़का ताचिबाना बताता है कि असल में वो अपने दोस्त से अलग हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ताचिबाना को लगता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर अभी जब वो तोमोचिका से बात कर रहा था तब उसके हाथ में एक खड़ी हुई लकड़ी उस पर
गुस्सा करने लगती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं अगर ताचिबाना किसी और लड़की से बात करे, लेकिन ताचिबाना उसे समझाता है कि तोमोचिका उसकी क्लासमेट है। वैसे योगिरी तो पहचानता ही नहीं था कि आखिर ये ताचिबाना है कौन। वो ताचिबाना से पूछता है कि अगर योगी असल में क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, इस वजह से उसे नहीं पता। तोमोचिका बताती है कि ये लड़का गर्ल्स में बहुत ज्यादा फेमस है और थोड़ा एटीट्यूड वाला है। योगिरी कहता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि इसे अपनी पावर का बहुत ज्यादा भरोसा है, इसी वजह से इसने अपनी टीम को छोड़ दिया और यहाँ अकेला है। तभी वहाँ पर और गर्ल्स आ जाती हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 5 गर्ल्स हैं जो कि उसकी मेड का काम कर रही हैं। ये देखकर तोमोचिका बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। अब ताचिबाना कहता है कि देख लिया मैं कितना फेमस हूँ। वैसे यहाँ पर योगिरी तोमोचिका से पूछ रहा था कि क्या ये लड़का उन्हीं में से एक है। ताचिबाना ने एक बैरियर क्रिएट करा उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए और इसके बाद वो उस पर अटैक करते हुए उसे मार देता है और बाद में उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उसे भी अपना सर्वेंट बना लेता है। वैसे इसके बाद उसने उसे दूसरे फ्लोर्स पर भेज दिया था बाकी जितने मॉन्स्टर हैं उन्हें भी अपना सर्वेंट बनाने के लिए। वैसे यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में वो जिस डेंजन के अंदर आया है वहाँ टोटल 150 फ्लोर है और वो 100 फ्लोर पार कर चुके हैं। अब वो अपने सिस्टम को चेक कर रहा था क्योंकि उसे अभी सिग्नल नहीं आया था उसकी मेड का। वो अपनी दूसरी तरफ मेड से पूछता है तो वो बताती है कि वो इस वक्त उस होटल में होगी जहाँ पर तोमोचिका है। यहाँ पर ताचिबाना को कुछ समझ नहीं आया था। वो पूछता है कि आखिर वो वहाँ क्यों गई। इस पर वो दूसरी मेड बताती है कि शायद वो तोमोचिका को लेने गई होगी जिससे कि तुम खुश हो जाओ, या फिर वो तोमोचिका को मारने के लिए गई होगी क्योंकि उसने तुम्हें साफ मना कर दिया। ताचिबाना ये सुनकर शॉक था। वैसे जब वो उस मेड की मेमोरीज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मेड जब उस कॉरिडोर में खड़ी थी तो अचानक से वहीं पर जाकर नीचे गिर गई। यहाँ पर ताचिबाना और दूसरे मेड को यही लग रहा था कि शायद उसके ऊपर किसी ने पीछे से हमला किया होगा। अब ताचिबाना को चिंता हो रही थी और वो ये भी सोच रहा था कि इस चीज से तो तोमोचिका उससे और ज्यादा गुस्सा हो गई होगी। अब वो कभी उसकी बात नहीं सुनेगी। वो तुरंत ही 2 और मेड को बुलाता है और उनसे कहता है कि वो जाकर तोमोचिका को समझाए और उसे यहाँ पर लेकर आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी तोमोचिका और योगिरी जब कॉरिडोर में आ गए थे और वहाँ से निकलने वाले थे तभी अचानक से रास्ते में उन्हें एक और मेड मिलती है। वो दोनों ही पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों। वैसे तो ये जानते थे कि वो ताचिबाना की मेड है पर उन्हें रीजन नहीं पता था कि उसके यहाँ पर आने का क्या कारण है। लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं कहती और तुरंत ही अपने मैजिक का यूज करती है। उसके पास आइस क्रिस्टल मैजिक है जिसकी वजह से उसने यागिरी और तोमोचिका दोनों ही अपने आइस केज में कैद कर लिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अब उसने योगिरी और तोमोचिका को पकड़ लिया। वो बताती है कि वो बस तोमोचिका को ले जाने के लिए आई है, लेकिन इतने में ही योगिरी सिर्फ एक पंच से उस आइस को ब्रेक कर देता है। ये देखकर तोमोचिका तो शॉक थी। योगिरी बताता है कि उसने कुछ नहीं बस आइस क्रिस्टल को डायवर्ट का यूज किया, मतलब उसने एक नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अपनी पावर का इस्तेमाल किया और वो भी कम। ये देखकर तोमोचिका शॉक थी। वैसे इसके बाद अब वो लड़की और ज्यादा आई क्रिस्टल क्रिएट करने लगी थी और अपना अलग अटैक करने लगी थी, लेकिन उससे पहले ही योगिरी अपनी पावर से उन क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ इसके बाद उसने अपनी पावर से उस मैजिक स्टिक को भी तोड़ दिया था जो कि उस लड़की के हाथ में थी। अब इसके बाद वो बैठ जाती है क्योंकि अब वो हार चुकी थी। योगिरी और तोमोचिका दोनों ही आगे आते हैं। योगिरी पहले ये पूछता है कि क्या तुम अपनी मैजिक स्टिक के वगैरह मैजिक यूज कर सकती हो, तो इस पर वो कहती है कि नहीं। अब उनको ये तो हो गया था कि अब उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। वैसे उसके पास दूसरी स्टिक, लेकिन योगिरी ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो दोनों ही पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर तोमोचिका को लेने क्यों आई थी, लेकिन अब उसके पास एक परफेक्ट रीजन नहीं था कि ऐसा क्यों था। तो वो बताती है कि हमसे ऐसा कहा गया था इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब इतने में ही हम देखते हैं कि ऊपर सीलिंग की तरफ से एक दूसरी मेड यहाँ तोमोचिका के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन तोमोचिका ने अपनी जूडो स्किल की मदद से उसे हरा दिया था। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में तोमोचिका मार्शल आर्ट का यूज कर सकती है क्योंकि ये उसकी एनकेस्ट्रियल पावर है और अब ये धीरे धीरे अवेकन होती जा रही है। वैसे जब वो मेड को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक डॉल है, इसका मतलब कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। तभी वो सामने मैजिक क्रिस्टल वाली लड़की अपने बालों से एक और डॉल निकालती है और वो कह रही थी कि अब तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन इसके बाद योगिरी अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस आइस क्रिस्टल वाली लड़की को खत्म कर देता है। तभी उनके ऊपर बहुत सारी डॉल्स हमला कर रही थी, लेकिन योगिरी ने उन सभी को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ सीढ़ियों के नीचे जो लड़की इन डॉल्स को कंट्रोल कर रही थी वो बैठी हुई थी। वो ये देखकर शॉक थी। उसकी सभी डॉल्स अचानक से काम करना क्यों बंद कर दे रही हैं। तभी वहाँ पर योगिरी और तोमोचिका आते हैं और वो लड़की उनसे माफी मांगने लगती है कि उसे खत्म ना करे। यहाँ पर तोमोचिका को तो महसूस हो रहा था कि वही इस कहानी के मेन विलन्स है। वैसे वो उसे मारते नहीं, बस वो उसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दूसरी तरफ ये बात वहाँ पर ताचिबाना को पता चलती है और उसे ये भी जानने को मिला था कि योगिरी के पास कोई पावर है जिससे
वो किसी को भी नाम लेते ही मार देता है। अभी उन्हें इस पावर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर फिर भी वो कह रहे थे कि अब हमें थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। वैसे उन्हें अभी भी तोमाचिका को किसी भी हालत में अपने पास बुलाना था। इस वजह से यहाँ पर ताचिबाना कहता है कि हमें उसे ऐसी सिचुएशन में फंसाना होगा जहाँ पर योगिरी अपने पावर का इस्तेमाल ना कर सके। यहाँ योगिरी और तोमाचिका जब नीचे फ्लोर पर आ रहे थे, तभी रास्ते में सीढ़ियों के ऊपर उन्हें बहुत सारे कॉकरोच मिलते हैं। ये बहुत सारे थे और हवा में उड़ रहे थे। अब तोमाचिका को तो उनसे डर लगता है, इस वजह से वो कहती है कि क्या तुम इन्हें भी खत्म कर सकते हो। इस पर योगिरी कहता है हाँ, लेकिन वो बताता है कि अगर उसने इनको मार दिया तो ये सारे ऊपर से नीचे गिरेंगे, इसका मतलब वो तोमाचिका के ऊपर भी गिरेंगे। तोमाचिका भी डर जाती है और तुरंत ही ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ताचिबाना और उसकी मेड बात कर रहे थे। असल में उसकी मेड की पावर है, वो इन कॉकरोच को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर अभी वो लोग कोई अलग कदम नहीं उठा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अभी उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। पर फिर ताचिबाना फैसला करता है कि वो योगिरी पर हमला कर सकता है इन कॉकरोच के थ्रू। तो वो सभी कॉकरोच को ऑर्डर करता है कि वो लोग योगिरी के ऊपर हमला करें। अब वो लोग सभी कॉकरोच को पूरी तरह से तैयार करता है। ये चीज देखकर तोमाचिका डर गई थी। योगिरी कहता है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ताचिबाना को खत्म करना होगा। इसके बाद वो जैसे ही ऐसा सोचते हैं तो वहाँ इस तरफ डंजन के अंदर ताचिबाना मारा जाता है। ये देखकर उसकी मेड शॉक थी। दूसरी तरफ वो कॉकरोच नॉर्मल हो चुके थे, वैसे अभी तक वो उड़े ही रहे थे। इस वजह से मासायुकी कहता है कि चिंता मत करो, वो हमारे कंट्रोल में है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि मैं उन्हें ऑर्डर ना करूं। इसके बाद वो मेयर से उस कमरे की चाबी मांगता है जहां पर सिटी से कांटेक्ट करने की, यानी कि सिटी के लोग से कांटेक्ट करने की मशीन रखी हुई है। अब मेयर पूछता है कि आखिर वो तुम्हें क्यों चाहिए। वैसे मेयर को वो चाबी जबरदस्ती देनी पड़ी थी, पर मासायुकी यहाँ पर रीजन नहीं बताता। वो कहता है कि तुम ये जानकर करोगे भी क्या। इसके बाद अब वो उस रूम में जाकर वहाँ लगे हुए कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू सिटी में जो लोग ज़ॉम्बी बने हुए हैं उनके साथ कांटेक्ट करता है। वो सभी बिल्डिंग जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज की जाती है उनके थ्रू यागिरी और तोमाचिका की फोटो सभी को दिखाता है। वो सभी से कहता है कि जो लोग नहीं बने हैं, अभी ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, अगर वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहते तो उन्हें जल्द से जल्द इन दोनों पर्सन को एक जगह जिसको सेंट्रल प्लाजा कहते हैं वहाँ पर लेकर आना होगा। वो 1 घंटे का टाइम देता है और इस 1 घंटे के लिए उसने उन सभी ज़ॉम्बी को एक जगह पर खड़ा होने का ऑर्डर दे दिया था जिससे कि बाकी लोग को कोई तकलीफ ना हो, और अगर यागिरी और तोमाचिका किसी को भी दिखे तो वहाँ उन्हें पकड़कर सेंट्रल प्लाजा पर लेकर आए। अब सारे सिटीजन समझ चुके थे कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये तो क्या तो वो यागिरी और तोमाचिका को ढूंढ कर लेकर आए या फिर ज़ॉम्बी बन जाएं। सबको पहला ही ऑप्शन मंजूर था। वो इसलिए यागिरी और तोमाचिका को ढूंढने के लिए पूरी सिटी में घूमने लगे थे। दूसरी तरफ जब ये बात मेयर को पता चलती है तो वो मासायुकी से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे सारे सिटीजन को तकलीफ में डाल रहे हो। लेकिन इस पर मासायुकी कहता है कि तुम ही सोचो, अगर मैं उन्हें नॉर्मली ऐसा करने को कहता तो कोई भी ऐसा नहीं करता। यागिरी और तोमाचिका अभी सभी सिटीजन से छुपकर उन्हें देख रहे थे। तोमाचिका कह रही थी कि अब हम क्या करें, तो इस पर यागिरी कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वैसे तोमाचिका पूछते है कि आखिर वो जो भी पर्सन है जो इन ज़ॉम्बी के थ्रू सिटीजन से हमें पकड़वा रहा है वो ऐसा कर क्यों रहा है। तो इस पर यागिरी कहता है शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने एक सेज को मार दिया था। अब तभी वहाँ पीछे 3 लड़के आते हैं, उनके पास वेपन्स थे। वो यागिरी और तोमाचिका को यहाँ पर पकड़ने के लिए आए थे और अभी उनके ऊपर हमला करने वाले थे। यागिरी उन तीनों को पहले ही वार्निंग दे देता है कि वो ऐसा ना करे वरना वो मारे जाएंगे, पर वो लोग नहीं सोच। चारों ही वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए सीधा उस ग्राउंड की तरफ आते हैं। अब यहाँ मेयर थोड़ा दूर खड़ा हो गया था और यागिरी और तोमाचिका वहाँ से हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। वो उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर अभी क्लोन गिरने वाला था। वो स्प्रिट भी वहाँ पर आ गई थी। यागिरी तुरंत उस क्लोन के ऊपर डायवर्ट का इस्तेमाल करता है। यहाँ स्प्रिट ने अभी एक बैरियर बना लिया था। डायवर्ट की वजह से वो क्लोन डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ ही साथ इस बैरियर की वजह से जो ब्लास्ट हुआ था, इस ब्लास्ट से ये लोग वहाँ बच गए थे। पर इसके बाद हम देखते हैं कि तोमाचिका के हाथ में कोई चीज आ गई थी। ये चीज क्या है इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता, मगर शायद ये पिछली वाली तलवार की तरह है। उस स्प्रिट ने तोमाचिका को दी है, पर इसके बारे में शायद हम आगे जानेंगे। अब स्प्रिट कह रही थी कि इस तरह से एक एक क्लोन को डिस्ट्रॉय करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यागिरी कहता है कि नहीं, अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। हम देखते हैं कि वहाँ सिटी में जितने भी क्लोन गिर रहे थे एक एक करके वो नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब वो नीचे गिर रहे थे मगर ब्लास्ट नहीं करते। असल में जब वो क्लोन यागिरी के ऊपर गिरता तो उसने उसके किलिंग इंटेंट को अपने ऊपर महसूस किया, क्योंकि वो क्लोन वही गिरने वाला था, चाहे यागिरी वहाँ हो या ना हो। इस वजह से उस क्लोन का किलिंग इंटेंट उसी एरिया के लिए था। यागिरी जब वहाँ पहुँचता है तो वो किलिंग इंटेंट
इंस्टेंट यागरी के लिए बदल गया। इस वजह से यागरी ने उसके सोर्स का पता लगा लिया और डायरेक्ट सोर्स को ही किल कर दिया। अब सोर्स को किल करने की वजह से इस तरफ हम देखते हैं कि जब लैन ये बात जानती थी कि उसके सभी क्लोन डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो वो शॉक थी। तभी मेड कहती है कि हमने यागरी की पावर को कम समझा, ये बहुत बड़ी गलती थी। पर लैन कहती है कि नहीं, ये कोई गलती नहीं है, वो फिर से इस तरह की क्लोन क्रिएट कर सकती है और फिर से हमला करना शुरू कर सकती है और ये अभी एंड नहीं होगा। लेकिन अचानक से उसने अपनी बॉडी में कुछ महसूस होता है और वो वहीं ऊपर से गिरने लगती है। सिंपल सी बात थी, वो यहाँ पर मारी जा चुकी है क्योंकि उन क्लोन्स का सोर्स असल में वही थी। इस तरफ हम देखते हैं कि सिटी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। अब उस बच्ची के हाथ में एक रॉक था जिस रॉक के अंदर से लैन का होलोग्राम निकल रहा था। वो होलोग्राम यहाँ उस बच्ची को बताता है कि वो बच्ची असल में लैन का एक बनाया हुआ क्लोन है जिसके अंदर से लैन की मेमोरी है। इस वजह से यागरी ने जब सोर्स को खत्म किया तो ये क्लोन खत्म नहीं हुआ। लैन बस ये बताती है कि वो मारी जा चुकी है। असली लैन अब ये छोटी बच्ची रहेगी। इसके बाद हम वापस से सिटी के अंदर आ जाते हैं। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। मेयर यहाँ पर यागरी और तोमाचिका को बात करते हुए देखता है जिससे कि वो सेंट्रल कैपिटल की तरफ निकल सके। यहाँ पर वो दोनों थैंक्स कहते हैं। वैसे कार को ड्राइव करने की प्रॉब्लम थी क्योंकि यागरी गेम में लगा हुआ था तो वो ड्राइव करना नहीं जानता। अगर वो ड्राइव साका को कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन बाद में जब वो फिर से नीचे की तरफ जा रहे थे तभी यूकियो असाका को एक फाइल दिखाता है जिसका नाम था अल्फा ओमेगा। असल में ये उनके टेस्ट सब्जेक्ट का नाम था और इसका नाम उन्होंने अल्फा ओमेगा इसलिए रखा है क्योंकि इसका मतलब इटर्निट से है। अभी सारी बातें असाका के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो यूकियो से पूछने लगती है कि तुम जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो क्या वो कोई ह्यूमन है। यूकियो कहता है कि नहीं, इस पूरी फाइल को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो भी है उसके पास एक ऐसी पावर है कि वो सोचकर किसी को भी खत्म कर सकता है। ये सुनकर असाका और ज्यादा डर जाती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी मॉन्स्टर लाइक चीज का ख्याल रख सकती हूँ। तो इस पर यूकियो कहने लगता है कि बिल्कुल, हमने पूरी रिसर्च की है, तुम्हारे पास टीचर लाइसेंस भी है। लेकिन असाका कहती है कि मुझसे भी तो बहुत लोग हैं। पर इस पर यूकियो कहने लगता है कि नहीं देखो, उसे सिखाना जरूरी है और तुम एक अच्छी टीचर हो। अगर हम उसे सिखाते तो इससे उसकी एजुकेशन बढ़ेगी और उसे समझ में आएगा कि कब कैसे डिसीजन लेना है। इससे पूरी ह्यूमैनिटी बचेगी, यानी कि तुम पूरी ह्यूमैनिटी को बचा रही हो। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि हमने पूरी रिसर्च की है, हमें तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। इस वजह से तुम्हें इसे काम के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। अब वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। इस वजह से यूकियो एक पेपर असाका को देता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। अब असाका जो कि डरी हुई थी वो अंदर जाने का फैसला करती है। पहले तो वो अपने कार्ड से उस गेट को ओपन करती है। अंदर आने के बाद वो देखती है कि ये जगह तो पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसा कि आर्टिफिशियल सीनरी का यूज किया गया हो। उसके पास जो पेपर था उस पर एक मैप बना हुआ था। उस मैप के थ्रू वो वहीं पर उस जगह के घर की तरफ पहुंच जाती है जिस घर में टेस्ट सब्जेक्ट अल्फा ओमेगा रहता है। अब पहले तो असाका बहुत ही ज्यादा डर रही थी लेकिन फिर भी वो डरते डरते आगे बढ़ती है। यहाँ घर के अंदर आने के बाद उसे कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। वो जैसे ही गेट खोलती है तो वहाँ पर एक बच्चे को देखती है। वो समझ गई थी कि ये बच्चा अल्फा ओमेगा है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि वो लड़का फालतू में मुझे डरा रहा था। वो तुरंत ही उस बच्चे को मतलब कि यागरी को उठाती है और बाहर लेकर पटक देती है। वो कहती है कि तुम घर में घुस घुस के क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि इतनी एज में तुम्हें बाहर निकलकर खेलना चाहिए। यागरी जो कि अभी बहुत ही ज्यादा शॉक था वो तुरंत ही असाका की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करता है। असाका ये देखकर डर जाती है लेकिन अचानक से असाका की बॉडी के पास से एक डार्क शैडो नीचे गिरती है और डिसअपियर हो जाती है। असाका पूछती है तो यागरी बताता है कि असल में शैडो है जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर आई थी मुझे खत्म करने के लिए। ये असाका की शैडो नहीं थी बल्कि यागरी उन्हें डीमन कहकर बुलाता है। अब असाका तो ये बात समझ चुकी थी। वो उसे हाथ पकड़कर खड़ा करती है। यहाँ पर यागरी कह रहा था देखो तुमने मुझे बाहर खेलने को कहा, मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या मैं ऐसा कल कर सकता हूँ क्योंकि अब तो शाम हो चुकी है। अब असाका को याद आ चुका था कि इस बच्चे के पास क्या पावर है। इस वजह से वो बहुत ही डरी हुई थी और हर बात बिल्कुल सोच समझकर कह रही थी। वो यहाँ पर अपना नाम बताती है और इसके बाद वो यागरी से उसका नाम पूछती है। यागरी कहता है कि उसका यहाँ पर नाम अल्फा ओमेगा है लेकिन पहले सब उसे लॉर्ड अकाकोशी कहकर बुलाते थे। ये बात भी अकासा के सर के ऊपर से जाती है। यहाँ पर अब यागरी कहने लगता है कि उसे भूख लग रही है। असाको को याद आता है कि अब उसे यहीं पर रहना है इसलिए उसे यागरी के खाने का भी ख्याल रखना होगा। वो तुरंत ही यागरी को वहाँ से ले जाती है। अब यागरी जब नहा रहा था तब वो आसपास किचन में खाना ढूंढ रही थी। वहाँ पर हर चीज थी लेकिन कमाल की बात है कि असाका को टीचर कहते हुए भी कुछ बनाना नहीं आता। तभी वो बाकी जगह ढूंढती है तो उसे एक इंस्टेंट कप नूडल का पैकेट मिल जाता है जिसमें सिर्फ पानी मिलाने
से जो कि परफेक्ट नूडल बन सकते थे। इस वजह से वो उसे तैयार करती है और यागिरी को देती है। यागिरी को तो वो बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन यहाँ पर असाका उन्हें खाते हुए अभी यही सोच रही थी कि क्या सच में किसी का नाम लॉर्ड अकाकोशी हो सकता है। अब वो यागिरी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यागिरी को यहाँ पर मदर या फिर फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर अकासो असाका और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वैसे अब वो यागिरी को ध्यान से देख रही थी और उसे अपने गॉड की याद आती है, इसलिए अब वो यागिरी का नाम यागिरी रख देती है। यागिरी को ये नाम पसंद आता है। वैसे यागिरी यहाँ पर सरनेम भी चूज कर रहा था जो कि असाका था, पर असाको कहती है कि तुम मेरे सरनेम का यूज क्यों कर रहे हो, ये फैमिली सरनेम है और ये फैमिली मेंबर्स को मिलता है। लेकिन यागिरी कहता है कि उसे फैमिली का मतलब नहीं पता। अब यहाँ से कहानी आगे कंटिन्यू हो इससे पहले ही सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ तोमाचिका ने यागिरी को जगा दिया था। यागिरी को जागते हुए वो यागिरी से पूछती है कि आखिर तुम इतनी देर से सो कैसे सकते हो। इस पर यागिरी बताता है कि उसने सिटी के अंदर अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से उसे रिकवर करने में टाइम लग रहा था। अब यहाँ पर यागिरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। वो कहता है कि आखिर हम कैपिटल की तरफ जा क्यों रहे हैं। ये सुनकर तोमाचिका शॉक थी। वो कहती है कि जब हम वहाँ से निकल रहे थे तब भी तुम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। यहाँ पर यागिरी कहता है देखो हमारा मेन गोल तो वापस से अपने वर्ल्ड में लौटना है, तो इसके लिए हमें सियोन से बात करनी चाहिए और उसके लिए हमें कैपिटल जाने की क्या जरूरत है। पर इस पर तोमाचिका कहने लगती है कि हमारे सारे क्लासमेट कैपिटल की तरफ जा रहे हैं और वैसे भी उन्हें भी अपने वर्ल्ड में लौटना है, तो इसलिए हमें भी वहाँ जाना चाहिए। वैसे अभी सामने एक बड़ा सा पत्थर था जिसने तोमाचिका का रास्ता रोक लिया था। इस वजह से वो यागिरी को जगा रही थी। यागिरी डिसाइड करता है कि वो लोग एक दूसरा रास्ता चुनेंगे। अब जब तोमाचिका गाड़ी को पीछे की तरफ ला रही थी रास्ता चेंज करने के लिए, तभी उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है। वो दोनों बाहर निकल कर देखते हैं कि असल में एक ड्रैगन है। अब वो ड्रैगन की तरफ हमला करने वाला था। यागिरी डाइवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म कर देता है, लेकिन इतने में ही वो लोग देखते हैं कि सामने से बहुत सारे ड्रैगन उनकी तरफ आ रहे हैं। तोमाचिका तो ये चीज देखकर डर गई थी। यागिरी कहता है लगता है हमने ड्रैगन की टेरिटरी में कदम रख दिया है। वैसे इसके बाद यागिरी को उन सभी के अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस होता है, इसलिए यागिरी आराम से डाइवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एक बारे में ही मार देता है, जैसा कि उसने इंसेक्ट को मारा हो। ये देखकर तोमाचिका बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वैसे अब उन लोगों की जान बच चुकी थी, लेकिन इतने में एक डार्क शैडो उन्हें घेर लेती है, जो कि असल में एक बड़े से निकैन थंडर ड्रैगन की थी। ये देखकर तोमाचिका और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ड्रैगन बाकी ड्रैगन से बड़ा था। पर यागिरी बताता है उसे उसके अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब ड्रैगन उन्हें मारना नहीं चाहता। वो ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि तुम लोग ने टेस्ट पास कर लिया है, और इसके बाद अब वो वहाँ से उड़कर जाने वाले थे। असल में वो ड्रैगन भी यागिरी की पावर से डर गया था। अब यागिरी उसे रोकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है। लेकिन वो ड्रैगन रुक नहीं रहा था। इस वजह से यागिरी कहता है कि वो वही पावर का इस्तेमाल करेगा जिसका उसने बाकियों पर यूज किया था। अब वो ड्रैगन डर जाता है और वापस लौटने का फैसला करता है। हमें जानने को मिलता है कि वो बड़ा सा निकैन थंडर ड्रैगन असल में एक छोटी सी बच्ची थी। वो यहाँ पर आकर डर गई थी। यागिरी कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो पूछता है कि तुम भागी क्यों, तो वो बताती है कि वो डर गई थी, इस वजह से वहाँ से भाग रही थी। अब वो ड्रैगन एक बच्ची में बदल गया था। इस वजह से तोमाचिका तो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन फिर उसकी स्पिरिट बताती है कि इस दुनिया में ऐसा होना बहुत ही आम बात है। यहाँ पर अब वो उस बच्ची से पूछते हैं कि टेस्ट में उन्होंने पास कर लिया, इसका मतलब क्या था। तो इस पर वो बताती है कि वो दोनों स्वॉर्ड मास्टर से मिलने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले उन्हें एक टेस्ट देना पड़ा था। इस टेस्ट में वो बच्ची चेक करती है कि वो स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लायक हैं भी नहीं। ये सुनकर तोमाचिका और यागिरी दोनों से थोड़े हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो स्वॉर्ड मास्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तोमाचिका बताती है कि वो तो कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो छोटी बच्ची और ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि सच में तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने नहीं जा रहे थे। अब तभी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी उनसे ही मिलने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें उनसे कोई गिफ्ट मिल सकता है। यही सुनकर यागिरी सोचता है कि आखिर स्वॉर्ड मास्टर है कौन, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जब यागिरी पूछता है तो यहाँ पर वो बच्ची बताती है कि स्वॉर्ड मास्टर सेज के राइवल है। इस तरह से कह लो कि एक डेविल ने इनके ऊपर हमला किया था। ये बहुत ही टाइम पहले की बात है। तब का जो होली नाइट था वो इतना पावरफुल था कि उसने किसी तरह से उस डेविल को रोक लिया था। मतलब उसने उस टाइम स्पेस के अंदर कैद कर लिया था जहाँ वो दोनों बंद है। पर कुछ उस डेविल के फॉलोअर्स हैं जो कि उसे आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाली सिचुएशन में अगर वो आजाद होते हैं तो उसे रोक पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर तोमाचिका उस दूसरी लड़की लैन से पूछती है कि उसके पास जो स्टोन है वो क्या है। तो वो लड़का बताता है कि उसका पास्ट बिल्कुल बैड लक से गिरा हुआ था, और उसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी उसे सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसे सेक्रीफाइस किया। लड़का बताता है कि उसका पास्ट बिल्कुल
बिल्कुल बैड लक से गिरा हुआ था और उसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी उसे सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसे सेक्रीफाइस किया, लेकिन सेक्रीफाइस के बाद अचानक से वो एक गॉडेस से मिला जिसने उसे स्टोन दिया। ये असल में एपोलॉजी स्टोन है। इनका यूज करने के बाद वो किसी से बैड इंजरी से हील कर सकता है। अब तोमाचिका अपने स्पिरिट से पूछती है कि क्या गॉडेस या फिर गॉड्स भी लोग की हेल्प कर सकते हैं। तो इस पर स्पिरिट बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम चलता है जिससे कि किसी को स्पिरिट की हेल्प मिलती है और किसी को गॉड की। अब तभी निक कहने लगता है कि क्या तुम हमें इन स्टोन का कोई यूज बता सकते हो, जिस पर लाइलैंड बताता है कि वो इस स्टोन से किसी भी चीज का समन कर सकता है। वो यहाँ पर 3 स्टोन को निकाल कर ऊपर फेंकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पर फालतू से स्क्रब ब्रश को समन कर लेता है। ये देखकर तोमाचिका और यागिरी सोच रहे थे कि ये किसी काम की पावर नहीं है जब तक इसे हील के लिए यूज ना किया जाए। यहाँ पर लाइलैंड बताता है कि वो ऐसा ही फालतू चीजें समन कर सकता है, लेकिन वो इसका यूज कम ही करता है क्योंकि ये चीज उसके किसी काम नहीं आती। अब तोमाचिका देखती है कि उसके बैग में सिर्फ 3 ही स्टोन बचे थे, लेकिन फिर लाइलैंड बताता है कि हर रोज रात के टाइम उसे फिर से स्टोन मिल जाते हैं, बस डिपेंड करता है कि उसका दिन कितना बुरा गया था। तभी वो लोग आके नोटिस करते हैं कि उनके जो साथी थे, मतलब कि जो डिसाइपल बनने के लिए आए हैं, वो जब आगे बढ़ रहे थे तभी वो अचानक से गायब हो गए थे। इसका कारण ये था कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन इनविजिबल बैरियर लगा हुआ है। अब जब ये लोग वहाँ अंदर जाते हैं तो ये उसी जगह के आगे पहुंच चुके थे, लेकिन जब बाहर का कोई भी नहीं दिख रहा था, इनके सामने एक बड़ा सा टावर था। ये टावर खतरनाक था क्योंकि इसके अंदर से एक इविल एनर्जी आ रही थी। ये इविल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इनसे उनकी बॉडी हार्म भी हो सकती है और इसका असर लाइलैंड के ऊपर होता है। लेकिन फिर उसके बाद वो स्टोन का यूज कर खुद को बचा लेता है। तोमाचिका देखती है कि इसका यूज उसके ऊपर नहीं हो रहा था। वो शॉक थी, लेकिन स्पिरिट बताती है कि वो प्रोटेक्टेड है, इस वजह से उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि यागिरी यहाँ पर उस छोटी सी बच्ची, मतलब उस ड्रैगन से पूछने लगा कि आखिर ये टावर है क्या। वो छोटी बच्ची वहाँ नहीं थी। लाइलैंड बताता है कि वो यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उस बैरियर को सिर्फ वही पार कर सकता है जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए आया हो। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो टावर के अंदर आते हैं और जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी लोग वहाँ डिसाइपल बनने के लिए आए थे, वो तुरंत ही उस टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने वाले थे। सबसे पहले ऊपर आने के बाद जब वो वहाँ से नीचे देखते हैं तो उन्हें एक एनर्जी सर्कल दिखाई देता है जो कि एक बॉल की तरह था और उसके अंदर कोई कैद है। अब हमें जानने को मिलता है कि जो होली नाइट और डेविल था वो वहाँ उसके अंदर बंद थे क्योंकि वहाँ टाइम रुका हुआ है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि स्वॉर्ड मास्टर का काम असल में ये ही है कि वो इस सर्कल को प्रोटेक्ट करे जिससे कि कोई भी इसे ब्रेक कर डेविल को आजाद ना कर पाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हीं के बीच में एक लड़की जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए आई थी, वो कहती है कि आज आप फ्री हो जाओ। वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से, जो कि फायर मैजिक पावर है, उसका यूज करते हुए एक फायर ब्लास्ट को उस सर्कल की तरफ यानी कि डेविल की तरफ करती है, पर अचानक से वो सर्कल उस एनर्जी बॉल को एब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर बताते हैं कि तुम्हारा अटैक उस डेविल को जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा होने में कई 100 साल लग जाएंगे क्योंकि उस सर्कल के अंदर टाइम बिल्कुल स्लो चलता है और इसी की मदद से होली नाइट ने डेविल को कैद किया था। अब मेन बात ये है कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए क्यों, जब ये उस डेविल को भी नहीं मार सकते। प्रोटेक्ट करने का काम स्वॉर्ड मास्टर का है, तो ये क्या करेंगे। यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर एक दूसरे लड़के से कहते हैं कि वो डिटेल में बताए, तो वो लड़की अपने पास में कोई चीज रखे हुए थे जिसमें रूल्स पढ़कर बताती है कि ये बिल्कुल सिंपल है। इन लोगों को यहाँ से टावर के नीचे यानी कि फर्स्ट फ्लोर जहाँ से वो आए हैं वहीं पर जाना है। अभी सुनकर सभी शौक थे। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है। तो अब वो बताती है कि डाइवर्ट का इस्तेमाल किया जिस वजह से उसने अनजाने में डेविल को खत्म कर दिया। ये सुनकर तोमाचिका शॉक हो जाती है। वैसे अभी इस चीज पर कुछ किया नहीं जा सकता था और बाकी जो लोग हैं वो अभी टावर के अंदर जा चुके हैं क्योंकि टावर से नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस वजह से अब ये लोग भी वहां जाने का डिसाइड करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभी लाइलैंड की एक दोस्त लाइलैंड से कह रही थी कि वो अपने क्रिस्टल उसे दे दे क्योंकि उसने अपनी मैजिक पावर का भी कुछ समय पहले ज्यादा ही यूज कर लिया जिस वजह से उसे रिकवर करना है। पर लाइलैंड बताता है कि उसके मैजिक क्रिस्टल सिर्फ उसी के काम आ सकते हैं। इस पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उन मैजिक क्रिस्टल को नीचे फेंक देती है और कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। अब तभी वहाँ पर निक आ जाता है और लाइलैंड से कहने लगता है कि इसे छोड़ो, हमें साथ मिलकर इस टावर को क्लियर करना चाहिए। जिसके बाद निक, लाइलैंड, तोमाचिका और यागिरी चारों ही वहाँ टावर के नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उन्हें बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी मिलती है। सोल्जर्स मतलब जो कि यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब वही लड़के। ये सब देखकर इन्हें ये तो पता चल चुका था कि इस टावर में या तो मॉन्स्टर्स हैं या फिर कई तरह के ट्रैप बिछे हुए हैं। ये देखते हुए निक कहता है कि अब हमें थोड़ा देखकर चलना होगा
होगा। ये तो अच्छा है कि हम सबसे आखिर में हैं, इस वजह से हमें कम ट्रैप्स देखने को मिलेंगे। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे इतने में ही लायलिन एक ट्रैप पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से एक भाला सीधा आकर उसे लगता है, पर बाद में उसने अपने क्रिस्टल से खुद को हील कर लिया था। यहाँ पर तोमाचिका उससे कहती है कि तुम्हें इन क्रिस्टल को अपने हाथ में बांध लेना चाहिए, जिससे अगर तुम्हें चोट लगे तो ये क्रिस्टल तुमसे दूर नहीं फेंकेंगे। अब ये बात लायलिन को भी पसंद आती है, तो वो तुरंत एक क्रिस्टल निकालकर उसे एक कपड़े से अपने हाथ पर बांध लेता है। अब उसे पता था कि अगर उसे चोट भी लग गई तो भी वो अपने आप ही हील कर लेगा। इस वजह से उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था और वो आगे आगे चलने लगा था। उन्हें एक कमरे से होते हुए गुजरना था, जिसे देखकर निक कहता है कि हमें संभल कर आगे बढ़ना चाहिए, पर इतने में ही लायलिन आगे बढ़कर कमरे में चला जाता है और गेट लगा देता है। वो कहता है कि जब मैं कहूँ तुम लोग तभी अंदर आना। यहाँ हम देखते हैं कि अंदर अचानक से उसकी आवाज आती है चीखने की, जिसके बाद अचानक से वो आवाज रुक जाती है। इन लोगों को कुछ गड़बड़ लगी थी, जिस वजह से ये अंदर आते हैं। अंदर आकर एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम रे है। असल में ये ऑलरेडी नाइट है। नाइट मतलब फर्स्ट स्टेज होती है एक होली नाइट बनने की, मतलब ये पहले ही इस टावर को क्लियर कर चुकी है। ये देखकर निक पूछता है कि आखिर तुम फिर से पार्टिसिपेट क्यों कर रही हो? तुम तो ऑलरेडी इस टावर को क्लियर कर चुकी हो और इससे तुम्हारा और ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। पर इस पर रे बताती है कि वो नाइट बन चुकी थी, पर बहुत ज्यादा लोगों को मारने की वजह से उससे उसकी पोजीशन छीन ली गई। इस वजह से वो फिर से इसी टेस्ट को देकर अपनी पोजीशन फिर से लेगी। और वैसे भी लोग को मारना टावर में अलाउड है, इससे उन्हें सामने वाले के पॉइंट भी मिल जाएंगे। अभी लोग समझ चुके थे कि रे को खत्म करना मुश्किल है। वैसे ही लोगों से मतलब निक समझ चुका था कि वो तुरंत ही तोमाचिका और यहाँ आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन इतने में ही वहाँ पर निक, लायलिन और वो दूसरी लड़की एरिका वहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद अब वो सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। अगले फ्लोर पर आने के बाद हमें जानने को मिलता है कि अभी वो जहाँ पर हैं उसके ऊपर जितने भी फ्लोर थे उन पर एक बैरियर था, जो कि बैरियर 1 है, और यहाँ से नीचे जितने फ्लोर है उन पर दूसरा बैरियर है, जिससे वो लोग बैरियर 2 कहते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद वो सभी देखते हैं कि अभी जितने भी लोग इस टावर के हाफ क्लियर करे हैं वो वहीं पर खड़े हुए थे, क्योंकि उनके सामने स्वॉर्ड मास्टर थे, जो कि उन्हें अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ क्लोन्स गर्ल्स आती हैं और वो स्वॉर्ड मास्टर को बताते हैं कि ऊपर के बैरियर पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और नीचे वाला बैरियर भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। वैसे हमें पता है कि ऊपर वाले बैरियर को तो यागिरी ने ही डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि वो बैरियर एंस्ट्रियल स्पिरिट को अपनी तरफ खींच रहा था। अभी स्वॉर्ड मास्टर सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इतने में ही एक बहुत ही तेज धमाके की आवाज आती है। सभी लोग हैरान थे और जैसे ही सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि जहाँ पर वो खड़े हैं उसके ऊपर जितनी भी टावर का हिस्सा था वो गायब हो चुका है, उसे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसने ये सब किया था। वो कहता है कि मुझे लगा कि एक बार की हमले में ये पूरा टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन शायद तुम लोग ने यहाँ पर हर फ्लोर पर अलग अलग बैरियर लगा रखे हैं। यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर उसे देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान लग रहे थे। वो मन में सोच रहे थे कि मुझे पता है कि ये दिन जरूर आएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी आएगा ये मैंने सोचा नहीं था। इसके बाद वो सभी से कहते हैं कि तुम लोग को मेरी मदद करनी होगी। अगर हमने इस लड़के को नहीं हराया तो ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सभी लोग मदद करने के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ हम यागिरी, तोमाचिका और थियो को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी तोमाचिका यागिरी से पूछता है कि हम भाग क्यों रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पर इस पर यागिरी कहता है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है और वैसे भी अगर मैंने इनकी मदद की तो सबका टेंशन मेरे ऊपर आ जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। यहाँ लायलिन भी अभी इन तीनों को भागते हुए देखता है। वो भी कहने लगता है कि हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, पर इस पर निक कहता है कि नहीं, हम यहाँ से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते, हमें स्वॉर्ड मास्टर की मदद करनी होगी। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो लड़का जिसने अभी अभी इस पूरे टावर को डिस्ट्रॉय किया है वो अपनी थंडर पावर से यहाँ सभी को खत्म करते जा रहा था और उसकी एक ही अटैक की वजह से वहाँ पर एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए आए थे। ये देखते हुए अब एरिका अपनी वो जादुई छड़ी को आगे करते हुए हमला करती है। उसका अटैक वैसे तो पावरफुल था, लेकिन वो लड़का उसे बहुत ही आसानी से एब्सॉर्ब कर लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे भी एक और लड़का है, वो सामने आता है। यहाँ पर वो क्लोन गर्ल स्वॉर्ड मास्टर को बताती है कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है, इसके पास एबनॉर्मल पावर्स हैं। पर स्वॉर्ड मास्टर को ये बात सही नहीं लगी थी क्योंकि इसकी एज बहुत ही कम है। तभी एरिका इसकी तरफ भी हमला कर देती है, पर वो लड़का बहुत ही आसानी से एरिका की उस जादुई छड़ी को पकड़ लेता है। एरिका ये देखकर डर गई थी, इस वजह से वो थोड़ा पीछे आ जाती है, पर वो देखती है कि उसका एक हाथ गायब है। इस लड़के के पास पावर है कि ये किसी भी चीज को टच करते हुए उसे कैंडी की बना सकता है। तो यहाँ उसने एरिका के हाथ को एक ही कैंडी का बना लिया था और अब वो उसे खाने लगा था। तभी यहाँ निक आगे आते हुए उस लड़के के पास अपनी तलवार से हमला करता है। तलवार से हमला करना मैजिक से हमले करने से ज्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ वो लड़का
बस उसके अटैक को डोज कर रहा था और उसे कैंडी का नहीं बना पा रहा था। यहाँ निक लायलन से कहता है कि वो एरिका का ख्याल रखे। लायलन वैसे ही हाँ कर रही थी, लेकिन इतने में ही उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर अभी वो अपने क्रिस्टल के थ्रू किसी चीज को समन करता है तो वो किसी रेयर आइटम को समन कर सकता है। ये देखकर लायलन खुश हो गया था और अभी रेयर आइटम समन करने से उनका बहुत फायदा भी है। उसे नहीं पता कि क्या आने वाला है। वो तुरंत ही क्रिस्टल को उछालता है और समनिंग प्रोसेस चालू करता है। पहले उसे लग रहा था कि कोई मैजिकल वेपन आने वाला है, लेकिन इस बार समनिंग प्रोसेस के बाद खुद गॉडेस यहाँ पर आती है। ये देखकर लायलन थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि पिछली बार जब गॉडेस यहाँ पर आई थी तो वो बस उससे मिलने के लिए आई थी। तो वो सोचता है कि कहीं गॉडेस इस बार भी तो इसके लिए नहीं आई, पर फिर उसे याद आता है कि वो लड़की असल में गॉडेस है, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पावर होगी तो वो उनकी मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल इस चीज से उल्टा होता है, क्योंकि वो गॉडेस अचानक से वहाँ सामने उन दोनों लड़कों के पास जाती है, जिसमें से एक लड़का उसे देखकर कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, और वो दूसरा लड़का उसके पास आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। ये चीज देखकर लायलन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और सोच रहा था कि इसका मतलब गॉडेस इन लोगों के साथ मिली हुई है, और इसका साफ मतलब यही है कि उसने अभी तक लायलन को सिर्फ यूज किया अपने साथियों में वापस लौटने के लिए। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम यागरी, तोमाचिका और थियो को देखते हैं जो कि अभी अंडरग्राउंड बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। यहाँ सीढ़ियों के नीचे उतरते वक्त उन्हें ऐसा महसूस होता है जिससे वो पहले भी वहाँ पहुँच चुके हैं और ऐसा कई बार हो रहा था। वो समझ गए थे कि जरूर यहाँ पर कोई लूप होल है, लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं था। तोमाचिका कहती है कि यागरी एक बार ट्राई करे, अगर यहाँ पर सच में ऐसा कोई लूप होल है या ऐसा कोई मशीनिज्म है तो यागरी उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। यागरी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अचानक से यागरी को सामने एक स्लैश दिखता है जिसकी वजह से वो लूप होल अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा यागरी ने नहीं किया था, लेकिन अब जिसने भी किया हो उनका काम तो हो गया। तब वो वहाँ नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर थियो को वो एनर्जी जो कि उसके साथियों की है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए महसूस हो रही थी। इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब वहाँ बेसमेंट तक पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत खराब है। असल में थियो जिन लोगों को ढूंढने के लिए आई थी वो उसके जान पहचान के हैं, मतलब ऐसा पहले गाँव वाले हैं या रिश्तेदार हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक कांच के बने हुए गोल बॉक्स में रखा गया था। असल में हो कुछ नहीं रहा था। यहाँ बेसमेंट के अंदर उनके एनर्जी पावर को एब्सॉर्ब किया जा रहा है जिसकी वो इस टावर के बैरियर में उसे लगा सके, लेकिन ये गलत था क्योंकि इस चीज में थियो के वो सारे साथी अपनी जान खो चुके थे। थियो वहाँ चारों तरफ घूमते हुए देखती है, लेकिन उसे अपनी सिस्टर नहीं दिख रही थी। इस चीज में वो खुश थी कि उसकी सिस्टर इन लोगों में नहीं है, मगर अभी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब वो वहाँ बाहर आती है तो यागरी उससे पूछता है कि अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, तुम्हारी सिस्टर तो हमें अभी भी नहीं मिल रही। तो इस पर थियो कहती है कि उसे हम बाद में ढूंढेंगे, पहले हम मुझे बदला लेना है। उसने अपनी तलवार निकाल ली थी और अब उसे स्वॉर्ड मास्टर को खत्म करना था। अब हमें वहाँ सीधा ऊपर की तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब स्वॉर्ड मास्टर ये समझ चुके थे कि उनकी जान को खतरा है। इस खतरे को देखते हुए वो निक से कहते हैं कि उसे अपने सक्सेसर बनाते हुए इसका इस्तेमाल स्वॉर्ड मास्टर के बाद निक ये सारा काम संभालेगा। मतलब वो फाइनली एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, मगर पहले वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे कोई प्रोटेक्ट करना होगा। बात सिंपल सी थी, निक को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, भले ही इसमें निक की जान भी क्यों ना चली जाए। यहाँ पर अभी लायलन स्वॉर्ड मास्टर से माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि गॉडेस भी इनके साथ मिली होगी, वरना मैं कभी उसे समन नहीं करता और मुझे उसे यहाँ लेकर कभी नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर अब लायलन को बात समझ में आती है। वो तुरंत ही यहाँ गॉडेस के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि वो इनका साथ क्यों दे रही है। तो इस पर गॉडेस उसे बताती है कि असल में जो डार्क लॉर्ड यानी वही वो बैरियर के अंदर कैद आदमी वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये बहुत पुरानी बात है, वो अचानक से कहीं गायब हो गया था। गॉडेस ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। फिर उनके कुछ साथियों ने उसे बताया कि वो यहाँ पर कैद है। उसे इस बैरियर के अंदर बंद कर लिया गया था, जिसके बाद से गॉडेस कहीं लोगों को यहाँ पर भेजती आई उस बैरियर को तोड़कर डार्क लॉर्ड को आजाद कराने के लिए। लेकिन कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि ऐसा कर पाए। उनके रास्ते में कई सारी रुकावटें थी, लेकिन गॉडेस ने किसी तरह से उन्हें खत्म कर दिया और फिर से उसे लायलन के बारे में पता चल चुका था। इस वजह से उन्होंने लायलन का यूज किया यहाँ तक आने के लिए। ये देखकर लायलन और ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। वो जानता था कि वो उसका लुक बहुत ही बुरा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका लुक सच में इतना ज्यादा बुरा है। अब यहाँ गॉडेस अपनी मैजिक पावर से उसे बड़े से बैरियर जिसके अंदर वो डार्क लॉर्ड कैद है उसका कोर वहाँ पर निकालती है। तभी वहाँ पर यागरी, तोमाचिका और थियो तीनों ही आ गए थे। वो देखते ही सामने गॉडेस के हाथ में वो कोर है और जैसे अब वो उसे प्रेस करती है वो उसे डिस्ट्रॉय करते हुए तो यहाँ पर बड़ा सा बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बैरियर के डिस्ट्रॉय होते ही वो होली नाइट जिसने किया अभी डार्क लॉर्ड को पकड़ रखा था वो आजाद हो चुकी थी। यहाँ पर गॉडेस को लगता है कि अब वो फाइनली अपने बॉयफ्रेंड से मिल पाएगी, लेकिन तभी डार्क लॉर्ड अचानक से हवा में से नीचे गिर जाता है। किसी को भी
भी ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आया था। सभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वही मशीन टाइप की डिवाइस आती है जिसे हमने उस एरिकन ड्रैगन की मेमोरीज को चुराते हुए देखा था। वो यहाँ पर आकर अचानक से गॉडेस के ऊपर हमला कर कुछ मेमोरीज कैप्चर कर लेती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। अब इसके बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आया था। यहाँ गॉडेस नीचे गिर चुकी थी। वो दोनों जो साथी थे वो अभी उसे देख रहे थे, लेकिन गॉडेस मरने वाली नहीं, क्योंकि वो एक गॉडेस है। इतने अटैक से वो नहीं मर सकी, पर अभी उसे बड़ा सदमा लग गया था उसके बॉयफ्रेंड के मर जाने के बाद। इसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम अभी उस लड़के को देखते हैं जिसने सारा बैरियर डिस्ट्रॉय किया था और टावर को डिस्ट्रॉय किया था। वो यहाँ इतना गुस्सा था कि उसने अपने साथियों को वहाँ बुला लिया था और वो पूरी तरह ह्यूमैनिटी पर हमला कर सभी को खत्म करने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब जब ये पूरा गोल सर्कल यानी कि वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा था, इसी दौरान थियो ने आगे बढ़कर अपना बदला ले लिया था। उसने स्वॉर्ड मास्टर की गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दी थी। इस तरफ जब वो लड़का अपने साथियों के साथ अब सभी के ऊपर हमला करना शुरू करता है, तो वो दूसरी तरफ यागरी, तोमाचिका और थियो से कहते हैं कि वो दोनों उसे पकड़ लो। वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं, जिसके बाद यागरी एक ही साथ उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। जितने भी हवा में उस लड़के के साथी थे वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। अभी उस गॉडेस और बाकी वो दोनों लड़के बचे हुए हैं। यहाँ पर तोमाचिका को एक चीज समझ में नहीं आई थी। वो पूछती है कि आखिर तुमने हमें पकड़ने को क्यों कहा? तुम्हारी पावर नॉर्मल है, मतलब उससे तुम्हें कमजोरी फील नहीं होती। यागरी कहता है कि और कुछ बात नहीं है, बस मैं प्लॉट फील करना चाहता था। वैसे अब तभी थियो कहती है कि हमें इस गॉडेस का भी कुछ करना होगा। असल में गॉडेस पागल हो चुकी थी, वो अपनी पावर रिलीज कर रही थी और वो भी बिना देखे। लेकिन यागरी कहता है कि ये हमारे ऊपर हमला नहीं कर रही है, इस वजह से हमें इसे नहीं मार सकते और मैं इसे मारना भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी वही लड़की जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था वो फात्सो के साथ यहाँ पर आ चुकी थी। वो यागरी को ढूंढते हुए आई थी, लेकिन उसे दूर से ही ये एनर्जी दिखती है। उसे एनर्जी ज्यादा पावरफुल नहीं लगती, इस वजह से वो इस पर ध्यान नहीं देती। वो तुरंत एक बैरियर के पास आती है, जिस बैरियर के अंदर निक और बाकी लोग थे। वो निक से पूछते हैं कि क्या वो किसी यागरी नाम के लड़के को जानता है, तो इस पर निक बताता है कि हाँ, पर अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो उसका पता उसे बता सके। इस पर वो लड़की कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वैसे उस लड़के का नाम ओजी है। वो यहाँ ये कहती है कि अब तुम एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हो, क्योंकि असल में उसने निक के सारे स्टेटस चेक कर लिए थे, तो उसे पता था कि स्वॉर्ड मास्टर ने खुद इसे सक्सेसर चुन लिया था और अब स्वॉर्ड मास्टर मर चुका है। इस वजह से निक ही अब रियल टाइम स्वॉर्ड मास्टर है। तो वो कहते हैं कि तुम अब एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हो, इसका मतलब तुम्हारे पास इतनी पावर तो होनी चाहिए कि तुम आराम से इस गॉडेस को हरा सको। इसके बाद अचानक से निक के अंदर सच में इतनी पावर आ जाती है और वो आगे बढ़कर उस गॉडेस पर हमला कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ जब वो लड़की, वैसे इसका नाम ओजी है, वो आगे बढ़ते हुए यागरी को देखती है, तो उसे पता नहीं था कि ये यागरी है। लेकिन जब वो अपनी एक आंख को एक्टिवेट करते हुए उसके स्टेटस को चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे तो पता चल चुका था कि यही यागरी है, लेकिन वो तुरंत ही घुटनों पर आ गई थी। असल में उसने जब यागरी के स्टेटस को चेक किया तो उसे जानने को मिला कि यागरी के पास बहुत ही खतरनाक पावर है, वो किसी को बोलकर उसे खत्म कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो यागरी को हरा सके। वो डर गई थी, इस वजह से वो कहती है कि वो बस फात्सो को यहाँ पर लेकर आई थी क्योंकि वो यागरी से मिलना चाहता था। यागरी कहता है कि लेकिन मुझे उससे नहीं मिलना, लेकिन जिसके बाद वो अचानक से वहाँ से भाग जाती है। अभी फात्सो वहाँ रुका हुआ था। वो कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, मैं तुमसे आकर भी क्यों मिलूंगा। वैसे यहाँ पर फात्सो का भी एक चीज समझ में नहीं आ रही थी। वैसे तो उसके कई सारे डाउट थे, मगर पहले वो बस ये चीज पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। वो यहाँ पर थियो के बारे में कुछ पूछ रहा था। इस चीज पर यागरी उसके बारे में बताता है। फिर वो पूछने लगता है कि आखिर उसने स्वॉर्ड मास्टर को क्यों मारा था। थियो बताती है कि वो कैसी हरकत कर रहा था। वो उसके आदमियों की मैजिक पावर एब्जॉर्ब करके किसी चीज की तरफ यूज कर रहा था, लेकिन अभी निक को इस बात पर यकीन नहीं था। तो यागरी कहता है कि वो थियो की साइड है, अगर निक उसके खिलाफ जाता है तो वो निक से लड़ने को भी तैयार था। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम बेसमेंट में जाकर देख सकते हो कि स्वॉर्ड मास्टर कर क्या रहा था। तभी निक मन में सोच रहा था कि यागरी कह रहा है कि वो उसने लड़ाई करने को तैयार है, जबकि यागरी के पास कुछ भी पावर नहीं है और इतने टाइम से उसने यागरी को भी कभी लड़ते हुए नहीं देखा। वैसे इसके बाद अभी यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम उसी बस के पास आ जाते हैं जिस बस में टेलीपोर्ट होकर यागरी और बाकी सभी इस दुनिया में आए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब एक स्टूडेंट जिसके पास पहले कोई पावर नहीं थी और वो मारी जा चुकी थी, वो अचानक से खड़ी होती है। यहाँ उसे इतनी ज्यादा सीरियस चोट लगी थी कि वो खड़े तो नहीं हो सकती थी, पर ना जाने कैसे उसकी पावर्स अचानक से एक्टिवेट हो गई। यहाँ उसकी पावर उसे गाइड कर रही थी कि वो किस तरह से कंटिन्यू कर सकती है। उसके पास अभी कुछ 40 मिनट थे जिंदा रहने के लिए, लेकिन अगर वो किसी तरह से अपनी बॉडी में हुए होल को ठीक कर लेती है तो इससे वो आगे भी जी पाएगी। उसे इस होल को हील करने
के लिए अभी कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए थे। वैसे वो इस जगह को नहीं जानती थी, इस वजह से वो थोड़ी चिंता में थी। लेकिन तभी उसे बस के बाहर एक ड्रैगन दिखता है जिसे असल में यागरी ने मारा था। तो यहाँ पर वो जैसे ही उस ड्रैगन के पास आती है तो उसका जो सिस्टम था वो उससे कहता है कि वो उस ड्रैगन को खा सकती है। वो जैसे ही उस बाइट करती है तो उसे वो बाइट वो टेस्टी भी लगता है और इससे उसकी इंजरीज भी हील हो रही थी। वैसे अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें फिर से यागरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ यागरी और असाका बैठकर खाना खा रहे थे। असाका को यागरी की पूरी जिम्मेदारी मिली है, इस वजह से ही यागरी के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो तभी उसने जो खाना बनाया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था और यागरी मुंह पर कह देता है कि ये बहुत ही बेकार है, जिस पर असाका उसे डांटते हुए कहती है कि उसे किसी भी लड़की के सामने उसके खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर यागरी पूछता है कि तो मुझे क्या कहना चाहिए, जिस पर असाका कहती है कि तुम्हें बस तारीफ करनी चाहिए। जिसके बाद यागरी उसकी तारीफ करता है, पर असाका को ये तारीफ अच्छी नहीं लगती और वैसे भी जब वो खाना खाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि सच में उसने कुछ खास खाना नहीं बनाया है। वैसे इसके बाद अब वो देखती है कि उसे जो लिस्ट मिली है जिसमें उसे यागरी के टास्क पूरे करने हैं, जैसे कि उसे पढ़ाना है, वो बस लिखा हुआ था। तो यहाँ पर उसे एलिमेंट्री स्कूल की एजुकेशन देनी थी। वो सोच रही थी कि उसे जितने पैसे मिल रहे हैं इससे अच्छा तो वो अभी किसी दूसरे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करवाती, जिससे उसे थोड़े ही ज्यादा पैसे मिलते। और वैसे भी इस काम में कितना ज्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी अब वो यागरी को होमवर्क देती है। जब यागरी होमवर्क करता था तभी असाका को लगता है कि वहाँ पर कोई है और यागरी बताता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डिलीवरी रोबोट है। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो देखने में असली लग रही थी, पर जब असाका पूछती है तो तुम कौन हो, वो बताती है कि वो डिलीवरी गर्ल है और उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो एक रोबोट है। यहाँ असाका उससे पहले तो वो ग्रोसरी का सामान ले लेती है जो कि वो देने आई थी और इसके बाद में उससे डिमांड करती है कि उसे और भी कई चीजें चाहिए। उन चीजों में सबसे मेन चीज थी एक कुकिंग बुक, जिससे कि वो थोड़ा अच्छा खाना बना सके, और दूसरी मेन चीज थी एक डॉग। वैसे इसके बाद अब वो लोग वहाँ बाहर आते हैं घूमने के लिए और असाका इस वक्त बाहर की सीनरी को देखते हुए कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये जगह असल में अंडरग्राउंड बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज असली लगती है। अब इस तरह से उसे पूरा ही 1 महीना बीत चुका था। वैसे उसे अभी तक यकीन नहीं था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर निकलेगी, लेकिन उसे पूरा 1 महीना सर्वाइव कर लिया, जो कि सबसे लॉन्ग टाइम है किसी भी वर्कर के लिए जो कि यहाँ पर काम करता है। आज उसकी पेमेंट का डे था। वो यहाँ से बाहर आती है जहाँ पर उसे यूकियो मिलता है। अब यूकियो कह रहा था कि तुमने सच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया क्योंकि तुम 1 महीने तक सर्वाइव कर रही हो। वैसे असाका कह रही थी कि क्या उसे ये काम जिंदगी भर करना है, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो जिंदगी भर ये कर पाएगी कि नहीं। इस पर यूकियो कहती कि चिंता की बात नहीं है, वो जल्दी कुछ रोबोटिक सिस्टम से बनवाने वाले हैं जो कि ह्यूमंस की तरह ही यागरी को एजुकेशन दे सकते हैं। इस पर अकासा कहती है लेकिन अगर हम ह्यूमंस का ही यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पर यूकियो कहता है कि हाँ, लेकिन वो किसी को भी एक ऐसे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में नहीं डाल सकते। इस पर असाका को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके साथ अभी अभी यही हुआ था और वो भी बहुत ही पेमेंट कम के साथ। लेकिन अब यूकियो उसे एक लिफाफा देता है जो कि बहुत ही ज्यादा भरा हुआ था, उसके अंदर पैसे ही पैसे थे। असाका ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मगर वो कहती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में तो मेंशन किया गया था कि उसे बहुत कम पैसे मिलेंगे। इस पर यूकियो बताता है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि ज्यादातर यागरी को एजुकेशन देने वाले लोग 1 या 2 दिन टिकते हैं, इसलिए हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में इतने ज्यादा पैसे साइन नहीं करवाते क्योंकि वो हमें पे करने पड़ते हैं। तुमने पूरा 1 महीना सर्वाइव किया, इस वजह से तुम्हें पूरी पेमेंट दी जा रही है। पर अब असाका कहने लगती है कि इसका मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो यहाँ अंडरग्राउंड बंद हूँ जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन यूकियो बताता है कि ऐसा नहीं है, तुम जब चाहो तुम कुछ दिन की छुट्टी ले सकती हो, ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, लेकिन पहले हमने तुम्हें नहीं बताया। अब असाका पूछती है कि अगर मैं चली गई तो फिर यागरी क्या करेगा, जिस पर यूकियो बत कहता है कि हम कुछ रोबोट्स हायर कर लेंगे जो कि खाना वगैरह देख लेंगे और उसे होमवर्क दे सकते हैं। असाका गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर जब रोबोट हैं खाना बनाने के लिए तो आखिर उन लोगों ने उससे खाना क्यों बनवाया। इस पर यूकियो कहता है कि रोबोट्स खाना बना सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में वो प्यार नहीं होता जो ह्यूमंस के बनाते हैं, ह्यूमंस के हाथ में होता है। अब असाका को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको एक लिफाफा मिल चुका था जो कि पैसों से भरा हुआ था। इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ पर एक नोटिस दे देता है कि वो कुछ दिनों के लिए हॉलीडे पर जा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि असाका की नींद खुलती है और वो एक अंधेरे से कमरे में थी। वो सोच रही थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि कल रात जब उसे पैसे मिले थे तो वो शॉपिंग के लिए गई, जहाँ उसने थोड़ी सी शॉपिंग की, उसके बाद उसने थोड़ी और शॉपिंग की और फिर जब उसके पास थोड़े पैसे बचे थे तो उसने और शॉपिंग की। फिर वो एक बहुत ही महंगे होटल में गई जहाँ वो सो गई, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर आ चुकी है। अब उसे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे कह रही थी कि चिंता की बात नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले, बस तुमने कुछ टाइम
यागरी का ख्याल रखा है, इस वजह से तुम्हें हमारे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसके बाद अब हम यागरी को देखते हैं, जिसका ख्याल अभी वही डिलीवरी गर्ल रख रही थी। वो अभी उस रोबोट से पूछता है कि आखिर असाका कहाँ है, पर इस पर रोबोट बताती है कि वो अभी कहीं गई है, वो जल्दी लौट कर आ जाएगी। अब कुछ टाइम और बीत जाते हैं और यागरी बोर होने लगता है। वो बाहर आकर उसी रोबोट से पूछता है कि असाका आखिर है कहाँ। तो इस पर वो रोबोट कहती है कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो यागरी पूछता है कि फिर मुझे ये जानकारी कहाँ से मिल सकती है, जिस पर वो रोबोट गर्ल कहने लगती है कि ये तो तुम्हें रिसर्चर्स की बता सकते हैं। वैसे यहाँ पर वो गर्ल बिना यागरी को उसे वहाँ के मेन गेट पर ले जाती है, लेकिन वो बताती है कि इस गेट को अंदर से नहीं खोला जा सकता, इसे बाहर का कोई व्यक्ति ही खोल सकता है। यागरी जानता था कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरे हैं, इस वजह से वो तुरंत ही कहने लगता है कि इन गेट को खोलो। अब जो रिसर्चर्स थे वहाँ कैमरे में यागरी को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो डर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि यागरी कैमरे के थ्रू किसी को खत्म कर सकता है, वो भी बिना देखे। इस वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। पर तभी यागरी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर सिर्फ एक लेडी को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर देता है। अभी दूसरे एक आदमी जो था वहाँ से भाग चुका था, वो सीधा यूकियो को बुलाता है और जब वो वहाँ पर आकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। यूकियो भी यागरी की पावर देखकर हैरान था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो सच में अंडरग्राउंड होते हुए भी यहाँ इतने फ्लोर ऊपर के लोगों को खत्म कर सकता है। अभी वो जो लेडी यागरी ने छोड़ी दी थी वो वहाँ गेट खोल रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। इसलिए यूकियो तुरंत ही उस गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो उस लेडी को शूट कर दे, लेकिन वो उसे करे इससे पहले ही यहाँ पर वो गिर जाता है, क्योंकि वो उस लेडी को मारने वाला था। इस वजह से उसका जो किलिंग इंटेंट है वो यागरी ने महसूस कर लिया था। अभी यागरी भी वहाँ पर आ चुका था। वो यूकियो से पूछता है कि आखिर असाका कहाँ पर है। इस चीज पर यूकियो जवाब देता है कि वो एक दूसरी एजेंसी के थ्रू किडनैप हो चुकी है। किडनैप सिर्फ एक वर्ड है, बल्कि उन्हें नहीं पता कि वो कौन सी एजेंसी है, लेकिन यूकियो के कहने के हिसाब से वो बहुत ही खतरनाक है। इस वजह से वहाँ पर जाकर वो लोग असाका को वापस नहीं ला सकते। यागरी कहता है कि उस चीज की चिंता तुम मत करो, बस अभी जहाँ पर वो है, यहाँ पर जो भी हुआ और जितने भी लोग मारे गए, इस चीज की रिपोर्ट तुम असाका को मत देना। इसके बाद या तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है सीधा उसी जगह के लिए जहाँ पर असाका को रखा गया है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब वो बाहर कैमरे के थ्रू सभी से कह रहा था कि गेट खोलो, तो वो लोग हंस रहे थे और उन्हें ये बात इतनी सीरियस नहीं लग रही थी, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी बंदा बिना देखे उन्हें खत्म नहीं कर सकता। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो छुपकर यागरी को खत्म करने वाले थे, लेकिन जो भी बंदे छुपकर गोली चलाकर यागरी को मारते वो पहले ही मारे जाते। अब इसके बाद यहाँ से सीधा असाका के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो बोर हो रही थी और यागरी के बारे में सोच रही थी कि वो अभी क्या कर रहा होगा। वैसे उसे अभी यागरी की थोड़ी चिंता भी हो रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ धमाकों की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि क्या ये अच्छा मौका है, अगर वो चुपचाप यहाँ से निकल जाए तो किसी तरह से इस बारे में पता नहीं चलेगा किसी को। अब जब वो गेट के पास आती है तभी गेट ओपन होता है और वहाँ से उस ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्कर वहाँ पर आकर उसकी तरफ गन तान देती है। इसी वक्त यहाँ पर यागरी की एंट्री होती है और उसे देखकर वो लड़की थोड़ी सी डर गई थी। इस वजह से वो असाका पकड़ते हुए उसके ऊपर गन लगा देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी तरफ बढ़े तो मैं इसे मार दूंगी। लेकिन इतने में ही वो अचानक से नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। यागरी तुरंत ही असाका के पास आता है और कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। वो लोग बाहर आते हुए देखते हैं कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। असाका जानती थी कि ये काम यागरी ने किया है, लेकिन वो खुश थी कि उसने असाका के लिए किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वापस से लौटकर उसी अंडरग्राउंड वाली जगह पर आ चुके थे, जहाँ अभी यूकियो उनसे मिलने के लिए आता है। यागरी तो अभी उस डॉग के साथ खेल रहा था जो कि उन्हें अभी अभी मिला है, मगर यहाँ यूकियो असाका के साथ बात कर रहा था। असाका कहती है कि इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या करेगी। इस पर यूकियो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो यागरी को सजा दे सके। असाका इस पर थोड़ा सा रिलीफ फील करती है। वैसे अब वो पूछती है कि क्या उसे भी सजा मिलेगी, जिस पर यूकियो कहता है कि नहीं, उसे अभी सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर उन्होंने असाका को कुछ किया तो फिर उन्हें यागरी के गुस्से का सामना करना होगा। वैसे वो ये भी कह रहा था कि अब तुम यहाँ पर फंस चुके हो, मतलब अब तुम इस नौकरी को नहीं छोड़ सकते। असाका कहती है कि कोई बात नहीं, पर शायद अब उसे छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन इस पर यूकियो कहता है कि चिंता की बात नहीं है, अगली बार से हम तुम्हें कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ भेजेंगे, जिससे कि कोई भी तुम्हें इस तरह से किडनैप नहीं कर पाएगा। पर असाका कहने लगती है कि ऐसा नहीं कर सकते, वरना फिर से इस तरह से हजारों लोग मारे जाएंगे। पहले उसे यागरी को ये चीज सिखानी होगी कि यागरी उसके बिना भी ठीक रहे और किसी को जानबूझकर खत्म ना करे। इसके बाद वो यागरी के पास आ गई थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी अपने वर्ल्ड में जहाँ पर यागरी है वहाँ पर यागरी और तोमोचिका दोनों ही गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और यागरी अभी पिछली बार की तरह ही सोच रहा था। यहाँ पर जब वो पहुंचने वाले थे तो तोमोचिका की एसेंशियल स्पिरिट वहाँ पर आकर देखती है कि तोमोचिका अभी यागरी को ही देख रही है। वो तोमोचिका से कहती है कि वो सच की मैं सोच रही थी कि अगर यागरी और तुम्हारे बीवीज हो तो क्या उनके पास भी इसी तरह की खतरनाक पावर
पावर्स होगी। इस पर तोमाचिका थोड़ा सा ब्लश करती है, लेकिन वो कहती है कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब तभी यागिरी जाग जाता है, लेकिन तोमाचिका अपनी एंसेस्ट्रल स्पिरिट से कहती है कि वो इस बारे में कोई बात यागिरी के सामने ना करे। वैसे अब जब यागिरी उठ चुका था तो वो पूछता है कि हम रुके क्यों हैं, जिस पर तोमाचिका बताते हैं कि वो लोग अब कैपिटल में पहुंच चुके हैं। यहाँ बाहर वो लोग देखते हैं कि अभी बहुत सारे गार्ड्स उन्हें घेरे खड़े हुए हैं। जब वो गाड़ी से बाहर आते हैं तो यहाँ पर एक सोल्जर्स यागिरी से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन है यहाँ और यहाँ पर क्यों आए हैं। यागिरी बताता है कि यहाँ ट्रायल के लिए आए हैं, जिस पर वो सोल्जर कहता है कि ठीक है, लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम सच में सेज कैंडिडेट हो। इस पर यागिरी तुरंत ही वो क्रिस्टल दिखाता है जो कि उसे लाइलन के पास से मिला था। लाइलन उसे ये दिया था और कहा था कि वो यहाँ पर जाकर किसी को भी दिखा दे, उसके बाद उन्हें एंट्री मिल जाएगी। अब तुरंत ही वो जो लड़का था वो कहता है कि ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि असल में लाइलन का भाई है और वो कहता है कि इसके पास एक क्रिस्टल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए अंदर भेज दें। और वैसे भी अभी भी एक होली नाइट स्वॉर्ड मास्टर के वहाँ से लौट कर आया है। मुझे नहीं लगता ये इतने ताकतवर हैं कि आखिर ये जिंदा कैसे बचे। कहीं ऐसा तो नहीं ये वहाँ से डरकर भाग आए हों। इन्हें देखकर इन्हें अंदर जाने से पहले एक टेस्ट देना होगा। अभी टेस्ट के नाम से यागिरी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक बार कहता है और ये खत्म हो जाता है। ये लाइलन का भाई है तो इसलिए इसे इस तरह से मारा नहीं जा सकता और वो भी कोई गलत बात नहीं कर रहा था। अब फाइट तोमाचिका से होने वाली थी, इस वजह से तोमाचिका भी टेंशन में थी, पर उसकी एंसेस्ट्रल स्पिरिट उसे एक टेक्निक सिखाती है और कहती है डरने की जरूरत नहीं है, ये लड़का इस टेक्निक को ब्लॉक या डॉज नहीं कर पाएगा। अब फाइट शुरू होती है। वो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, जहाँ पर उस लड़की के पास एक बड़ी सी तलवार है और तोमाचिका के पास एक छोटा सा चाकू। लेकिन तोमाचिका अपने एक पैर के पीछे करते हुए उस चाकू को तुरंत ही बड़े स्पीड के साथ सामने लाइलन के भाई की तरफ फेंकती है। अब वो लाइलन का भाई उस चाकू को रोकने वाला था, लेकिन तोमाचिका इतने में ही बहुत ही तेज मूवमेंट के साथ यहाँ लाइलन के भाई के पीछे आती है और उसके फैमिली जेलस पर किक करते हुए उसे मार देती है। वो लड़का नीचे गिर चुका था और जिंदगी भर का दर्द उसे आज सहना पड़ रहा था। दूसरी तरफ वो जो दूसरा लड़का था वो पहले ही यागिरी को अंदर जाने की परमिशन दे चुका था। वो कहता है कि तुम लोग जीत चुके हो, अंदर जा सकते हो। और बाकी अभी जो सोल्जर्स थे वो तोमाचिका की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का मूव आज तक कभी नहीं देखा। यागिरी तोमाचिका से कह रहा था कि तुमने थोड़ा गलत किया, लेकिन इस पर तोमाचिका कहती है उसने इतना ज्यादा तेज भी हिट नहीं किया कि ये लड़का जल्दी ठीक हो जाएगा। अब सच में वो लड़का जल्दी ठीक हो जाता है। उसका नाम डेविड है। वो यहाँ पर यागिरी के पास आता है, जो कि अभी वहाँ कासल की जो वॉल है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है उनकी तरफ देख रहा था और उस पर टच करते हुए कह रहा था कि इसके ऊपर किसी तरह के स्पेल का यूज हुआ है। यहाँ वो लड़का डेविड बताता है कि असल में इसके ऊपर एक ऐसा स्पेल लगा हुआ है जो कि डीमन लॉर्ड यानी कि वही लड़का जिसे यागिरी ने वहाँ स्वॉर्ड मास्टर के टाइम पर खत्म कर दिया था, उससे बचने के लिए लगाया हुआ है। इसके बाद वो तोमाचिका और यागिरी को वहाँ से सिटी की यानी कि टाउन के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ अभी उन्हें एक कासल की तरफ जाना था क्योंकि उन्हें किंग से मिलना है और अपने बाकी क्लासमेट से भी। तो वो वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। इन्हें रास्ते में पता चलता है कि डेविड वैसे बुरा लड़का नहीं है, वो सिर्फ कंफर्म करना चाहता था कि यागिरी सच में यहाँ पर ट्रायल देने के लिए आया है और बिना चेकिंग के वो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते। इस वजह से उसने इन्हें चैलेंज किया था। अभी लोग किंग के सामने पहुँचते हैं, जहाँ पर अभी किंग थोड़ा खड़ूस लग रहा था, लेकिन इतने में एक दूसरा लड़का जो कि असल में यागिरी का एक क्लासमेट है, वो वहाँ सामने आते हुए किंग को कहता है कि मैं तुम्हें किंग नहीं मानता, तुम्हें चैलेंज करता हूँ। उस लड़की को अपने एबिलिटी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, जो कि वो डिफेंस टाइप एबिलिटी थी और वो अटैक में भी उन्हें यूज कर सकती है, क्योंकि अगर उस पर कोई भी अटैक करता है तो वो अपने आप ही फ्रीज हो जाता है। क्योंकि किंग ये बात जानता था उससे कई बार लोग चैलेंज करेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। इस वजह से वो इसके लिए तैयार था। जैसे वो लड़का सामने आकर अपने हाथ आगे करता है, किंग तुरंत ही तलवार निकालकर उसकी उंगलियां काट देता है, जहाँ पर उस लड़के की पावर एक्टिवेट भी नहीं हुई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान होते। इसके साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।